हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज हम करने वाले यार क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कितने प्रीवियस ईयर कर रहे हैं यार? देखो, सीबीएसई ने पिछले 10 साल में जितनी भी टाइप्स पूछी हैं बेटा, वो सारी की सारी टाइप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो है यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर कवर किए जा रहे हैं। इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, इसकी 30 मिनट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके डिटेल नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बेटा जी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप सुनील जांगड़ा 26 के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन करने हैं या नए क्वेश्चन लगाने हैं जो कि सैम्पल पेपर में होते हैं, बट अभी वो टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर अलग बुक से करो और सैम्पल पेपर अलग बुक से लगाओ। तो एक सिंगल ऐसी बुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को बोर्ड के पेपर भी मिल जाए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए और साथ में सैम्पल पेपर भी मिल जाए। तो एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए मैं लेके आया बेटा, जो शिवदास के साथ हमारी ये बुक आती है। ठीक है, एक सिंगल बुक है जिसके अंदर PYQ भी मिलेंगे और सैम्पल पेपर भी मिलेंगे। पिछले 33 साल के जो बोर्ड पेपर हैं वो मिलने वाले हैं और 11 नए सैम्पल पेपर आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। साथ में टॉपर की आंसर शीट भी मिलेगी, जिससे फ़ायदा ये होता है कि टॉपर ने भाई टॉप किया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसने किस हिसाब से कितना अपनी शीट के अंदर लिखा था, है ना। तो वो भी आइडिया आप लोगों को यहाँ पे लग जाएगा। तो एक बढ़िया बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाने वाला है। इसके अलावा चैनल पे देखो यार, सब कुछ आता रहेगा और आता भी रहा है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि एक सिस्टमेटिक वे में सर के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है और अगले 45 दिन में फिजिक्स के अंदर आप फोड़ना चाहते हो, तो एक बेस्ट बैच मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। क्लास 12 फिजिक्स के लिए 45 डेज़ का क्रैश कोर्स रहने वाला है। और बेटा जी, समर्थ बैच इसका नाम रहेगा। ठीक है, और ये जो बैच होगा ना, ये एक रिवीजन बैच है, क्रैश कोर्स आप लोग बोल सकते हो, जिसमें आपकी थ्योरी करवाई जाएगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, 45 डेज़ का क्रैश कोर्स रहेगा और 699 रुपीज़ में आप लोगों को मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं फोड़ना फिजिक्स के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों को ये मतलब बैच को ज्वाइन करना चाहिए। यूट्यूब पे सब कुछ आता रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन दे रखा है 2016 में, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली 2016 में। क्वेश्चन क्या बताया है? ए पॉइंट चार्ज है +Q इज प्लेस एट ए पॉइंट O एज शोन इन फिगर। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब आप लोगों को बोला गया है कि O पे एक चार्ज रखा हुआ है +Q और आपको VA माइनस VB बताना है कि वो डिफरेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। इस सम को VA माइनस VB को करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले V का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि क्या होता है KQ बाय में R होता है बेटा जी, है ना। अब ध्यान से देखो कि V और R में जो रिलेशन है वो इन्वर्स का रिलेशन है। मतलब डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, मतलब अगर हम चार्ज से किसी ज़्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे वही सीन हो रहा है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो मतलब VA ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? VB के कंपैरिजन में। तो VA में से ही माइनस कर रहे हैं हम किसको? B को भाई, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी आप लोगों के पास ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसकी वैल्यू है 500 न्यूटन कूलम, इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लो इस साइड क्या जा रहा है आप लोगों का? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन जा रहा है बेटा जी? जस्ट अ मिनट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन जा रहा है बेटा? आपका E जा रहा है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट है O, B एंड A आर दी 3 पॉइंट्स इन द फील्ड हैविंग X एंड Y कोऑर्डिनेट। मतलब X और Y कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के पास। और ये जो पॉइंट्स हैं ये सेंटीमीटर, मतलब जो इनका लेंथ अगर अब बात करो या डिस्टेंस की अगर बात करो, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो, तो उनकी यूनिट सेंटीमीटर है। ओके, तो 0 0 दे रखा O के लिए, मान लो यहाँ पे 0 0 है, ये O के लिए है। ठीक है बेटा, दूसरा दे रखा है 4 0 जो कि B के लिए है। 4 0 का मतलब X की वैल्यू 4 होने वाली है और Y की वैल्यू 0 होने वाली है, इसको हम B बोल देंगे। फिर इन्होंने बोला A पॉइंट, जो A पॉइंट है वो X की वैल्यू 0 बता रहा है और Y की वैल्यू कितनी बता रहा है बेटा जी? 3 बता रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं A है आप लोगों के पास, जो कि 0,3 होने वाला है, जो कि 0,3 होने वाला है। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा भाई साहब कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है O एंड A के बीच का, मतलब VO माइनस VA बताना है। देखो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन लगाई है जो कि क्या होगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन आप बोल सकते हो, और उस पर 2 पॉइंट है, A वाला और B वाला। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होने वाला है और दोनों का पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस करेंगे
मतलब वी ओ माइनस अगर हम वी ए करेंगे तो वो 0 बनेगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि कितना बनने वाला बेटा जी, 0 बनने वाला है। इसी तरीके से अगर हम क्या करें यहाँ पे, इसी तरीके से अगर हम क्या निकालें, वी ओ माइनस वी बी निकालें, मतलब वी ओ माइनस वी बी अगर हम करें, ठीक है। देखो हम वी ओ माइनस वी बी है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल है। सबसे पहली बात, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो पोटेंशियल होता है वो घटता जाता है, तो मतलब जो बी होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई इंटू में डेल्टा एक्स होता है। ओके, अब ई की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन कूलम। डिस्टेंस कितना है यार, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो 0 -4 हो गया, तो -4 आ गया, और -4 वो सेंटीमीटर में है, तो -4 नीचे हम लगाएंगे 100 क्योंकि मीटर में बना के लिख दिया, तो 0 से 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 20 वोल्ट बेटा। कई बुक में नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव तब आ सकता है जब आपने बी माइनस वी ओ करना होगा। ठीक है, चलो ये सॉल्यूशन हुआ, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी जो कि 2023 में आया है। टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स हैं ए एंड बी ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, तो एक सिंपल सा तरीका कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है इस तरीके के अंदर, ये कहता है कि मान लीजिए आप लोगों के पास दो बॉल्स हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने बताई नहीं हैं, हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बॉल ए है, इसका रेडियस इन्होंने बोला कि कितना R1 है। ये बॉल मान लो क्या है, बी है, जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, R2 है बेटा। अब सिंपल सी बात है यार कि जिसका रेडियस हमने ज़्यादा माना है उस पर चार्ज क्या होगा, अब बोलोगे ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है बेटा जी, Q अपॉन में एरिया, तो Q इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू में एरिया। एरिया क्या है, 4πr² बोल सकते हैं, मतलब जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे लेट कर लें कि रेडियस एक का बड़ा है एक का छोटा है, किसी का भी आप लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि वो हायर पोटेंशियल पे होगा। और इन्होंने बोल दिया कि इसको एक वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। देखो मैंने पहले बोला इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, आप इस तरीके के कंडीशन माने बिना भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से भी। चलो तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो होगा क्या कि यहाँ से चार्ज चलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। पहले क्या है, दोनों पे चार्ज कैसा है बेटा जी, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। अब जैसे ही हमने वायर से इसको कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज बचने वाला है ए के ऊपर वो क्या बन जाएगा, Q1 में से कुछ चार्ज निकल के जा रहा है। Q2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा यार, एक मिनट, Q2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मतलब बी पे कौन सा चार्ज रह जाएगा कि उसके Q2 में कुछ चार्ज जाके जुड़ रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, चलो जी, अब जब इनका पोटेंशियल सेम हो गया है, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तब तक ही चलेगा ना जब तक बराबर नहीं हो जाती पोटेंशियल। चलो अब अगर मैं V1 की पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो उसको लिखेंगे K, उसके ऊपर चार्ज QA, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और नीचे R1 इज इक्वल टू KQB, नीचे क्या आएगा बेटा जी, R2। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखना, अब इन्होंने बोला है कि K और K से तो देखो कट ही जाएगा ये, तो यहाँ पे बचा आप लोगों के पास क्या, QA बाय में R1 इज इक्वल टू QB बाय में R2। QA की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1 माइनस Q अपॉन R1, ये कितना है, QB इज कितना, Q2 बाय में, सॉरी Q2 प्लस में Q बाय में R2। अब इन दोनों को ओपन कर लो यार, इन दोनों को ओपन कर लो, जैसे ही आप ओपन करोगे तो मिलेगा Q1 बाय R1 माइनस Q बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2 प्लस Q2 बाय R2। Q2 नहीं है, Q है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है बस उसको निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन में R1 और माइनस Q2 बाय में R2, और यहाँ आ जाएगा प्लस में Q बाय R1 प्लस में Q बाय R2, यही तो होगा। देखो ना, इसको मैंने इधर कर दिया, मतलब इसको इधर कर दिया, ओके, और इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया और ये इधर जाके पॉजिटिव का हो गया। चलो जी, अब आगे देखो, तो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लें, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये बन जाएगा R1 R2 और ये बन जाएगा Q1 R2 माइनस Q2 R1, ये बन गया,
और यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी R1 R2 और ये हो जाएगा क्या R1 प्लस में R2 और Q कॉमन है तो वो बाहर लिख दो। अब R1 से R1 कैंसिल हो गया तो आपके पास Q की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, वो आ रही है Q1 R2 माइनस Q2 R1 बाय में आ जाएगा कितना R1 प्लस में R2। बस इसके बाद क्या ही करना है, इसके बाद आपको Q की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे रखनी है, तो QA और QB की वैल्यू आपको पता लग जाएगी आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा आंसर जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखो फाइनल चार्ज मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो Q1 R2 माइनस Q2 R1 है, सेम ही हमारा आ रहा है। ठीक है, नीचे R1 प्लस R2 है और उसके बाद तो आपको QA और QB निकालना है। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन को भी यूज़ कर सकते थे बट वो थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है। जैसा भी जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2020 में ये क्वेश्चन आया था। क्या कहता है ये क्वेश्चन, एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं और वो कितने हैं नंबर्स में, आर हैं बेटा, आर चार्ज टू ए पोटेंशियल वी ईच, हर एक को वी पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया। दीज ड्रॉपलेट कोलाइज टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप, मतलब सबको मिक्स करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया है। ओके, विदाउट एनी चार्ज लीकेज, मतलब चार्ज का कोई भी लीकेज नहीं हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। सबसे पहली बात, सबको मिला के एक जो है ड्रॉप बन चुका है बेटा। ठीक है, तो सबको मिला के मतलब कितने हैं यार, एन ड्रॉप्स हैं। हर एक ड्रॉप पे मान लो कुछ भी चार्ज है कि क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब एन क्यू जो चार्ज है वो क्यू चार्ज के बराबर हो गया, जो कि बड़े ड्रॉप के ऊपर चार्ज बनेगा, क्योंकि सबको मिला के एक कर दिया ना उन्होंने, पहले ही बोल दिया कि कोई भी चार्ज की यहाँ पे लीकेज नहीं हो रही है बेटा। तो एक कंडीशन हो गई कि जो टोटल चार्ज बनेगा वो सबका क्या होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन, मतलब एन चार्जेस को अगर हम जोड़े तो वो एक चार्ज बन रहा है, उसका नाम हमने क्यू रख दिया है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं कि सबको मिक्स कर रहे हैं, मतलब जितने भी एन क्या हैं स्फीयर्स हैं उन सबको मिक्स करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो हम सारे के सारे जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं सबको मिक्स करके एक बना रहे हैं, तो इसका मतलब सबका वॉल्यूम, उन सबका वॉल्यूम एन चार्ज एन स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसका भाई, स्मॉल ड्रॉप्स का। ठीक है, और उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, एन को, वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप के बराबर हो जाएगा भाई। इतना तो सभी को पता लग गया होगा, ये सिंपल सा फंडा है बस। तो हमने मान लिया कि मान लो जो लार्ज ड्रॉप है हमारे पास, ठीक है, उसका जो रेडियस है बेटा वो हमारा कैपिटल आर है, वो क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इज़ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि रेडियस उसने खुद से बोल दिया कि स्मॉल है, और ये कितने हैं भाई, एन है। ओके, अब आप लोग ध्यान से देखो कि 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब और एन, मतलब आर की वैल्यू एन 1/3 और आर बन चुकी है, क्योंकि ये जो पावर है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इनके, है ना। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ चुकी है। चलो जी, अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप। अगर हम छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल देखें तो वो हम लिख रहे हैं सिंपल कि के है, क्यू है, नीचे कितना है भाई, नीचे है हमारे पास आर, स्मॉल आर। एक ड्रॉप का पोटेंशियल जो है वो इतना रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं लार्ज ड्रॉप ले रहा हूँ तो लार्ज ड्रॉप के लिए पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, के, उसके ऊपर का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, नीचे क्या आएगा बेटा जी, उसका रेडियस। ठीक है जी, तो के कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, एन क्यू, आर की वैल्यू कितनी है, एन 1/3 आर है। मीन्स यहाँ पे देखो आप के क्यू बाय में आर और ये एन अपॉन में एन 1/3 को थोड़ा साइड कर लो। ये कौन है भाई, ये तो स्मॉल वालों का है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल वी। अगर हम एन अपॉन में एन 1/3 है उसकी पावर को ऊपर लेके जाएं तो कितना बन जाएगा, तो ये एन की पावर 2/3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास बड़े पोटेंशियल, मतलब बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहा गया है, अच्छा ये क्वेश्चन कब आया है, ऑल इंडिया 2020 के अंदर आया है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि दो चार्ज हैं, एक प्लस का और एक माइनस क्यू का, सेम वैल्यू के हैं बट अपोजिट है। ओके, तो कहाँ पे रखे हुए हैं, 0 0 माइनस ए 0 0 ए, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड की वैल्यू पे माइनस ए पे ये रखा हुआ, मतलब नेगेटिव जेड की बात कर रहा है, और ए यहाँ पे भी जेड में, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की बात कर रहा है। ओके, इसने बोला कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है इस अरेंजमेंट की वजह से।
एक तरीके से ये डाइपोल का केस पूछा गया, क्योंकि देखो मान लो अगर ये ओरिजिन है और इधर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैं मानूँ और इधर नेगेटिव जेड एक्सिस अगर मैं मानूँ, तो इधर से ए है, इधर से ए है, तो एक तरीके से दो चार्ज ऐसी दूरी पर रखे जो कि 2 का मल्टीपल है, तो डाइपोल का केस ही हुआ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनसे निकलने वाली फील्ड लाइंस बना लेनी है, ठीक है, और उसके बाद सर्कल बनाओ। खास बात क्या है कि आपको ध्यान क्या चीज़ यहाँ पे देखनी है, मतलब कि पॉइंट क्या पता होना चाहिए, वो ये है कि ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ से पास बने हुए हैं, यहाँ से दूर बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पे फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास है, डेंस होंगी, घनी होंगी, तो वहाँ पे ये पास पास बनते हो, जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर होंगी तो यहाँ ये दूर दूर बनते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वैसे ही सीन है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस नेगेटिव में जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, इस तरीके से। यहाँ पे इस साइड फील्ड लाइंस दूर होती हैं, इस साइड भी दूर होती हैं, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा पास पास बने हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो बी बोला गया इन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट 100 टू 000। सबसे पहली बात, आपका जो फील्ड है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है भाई। वो देखो चार्ज कहाँ पे रखे थे, एक नेगेटिव जेड पे और एक पॉजिटिव जेड पे है, ठीक है। तो भाई मान लो ये ओरिजिन है, तो इससे पॉजिटिव ए पे एक क्यू रखा हुआ है, इससे नेगेटिव पे एक क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो फील्ड कहाँ पे बन रहा है, फील्ड तो ऐसे बन रहा है यार, पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। अब ये बोल क्या रहा है कि आपको क्या करना, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट 100 टू 00, मतलब एक्स एक्सिस से उठा के कहाँ लाना है भाई, ओरिजिन पे लाना है। मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर जो है भाई साहब, किसको लेके आ रहे हो, उसके परपेंडिकुलर जो है आप लेके आ रहे हो, मतलब चार्ज को। लेकिन क्या आपको ये काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये फील्ड लाइन्स है एक्स एक्सिस वाली, मतलब जो ये एक्स वाली लाइन होगी, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये हमने जेड एक्सिस बनाया हुआ है, हमारा एक्स एक्सिस ये बनने वाला है अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से बने। तो आप चार्ज यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, और ये लाइन तो ऐसी लाइन होगी जहाँ पे डेल्टा वी में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब वो जीरो है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल आप लोग बोल सकते हैं कि लाइन होने वाली है, और इक्विपोटेंशियल लाइन अगर है, एक्सिस अगर है, तो वहाँ पे काम क्या ही करना, फिर तो जीरो ही है भाई, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस जो है वो एक इक्विपोटेंशियल लाइन हुई और डब्ल्यू यहाँ पे जीरो हुआ। ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2015 में आया है, क्या बोला गया, वाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। देखो यार, मान लो आप लोगों ने ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, या मान लो कोई एक कंडक्टर लिया, ओके, और इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ये चार्ज है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज है। अब ये चार्ज अगर है तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, मान लो इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, या इसको रुको यार, छोटे चार्ज की हेल्प से समझाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये एक सिंगल चार्ज हमने लिया, एक सिंपल चार्ज लिया, इससे फील्ड लाइंस बना ली, ठीक है, इससे फील्ड लाइंस बना लो, ओके। एक मिनट रुको यार, दोबारा से बनाते हैं, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है। ऐसे फील्ड लाइंस हमने ये बना ली। तो ये फील्ड लाइंस आपने देखी, पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से है, पॉजिटिव के लिए जो फील्ड लाइंस है कुछ इस तरीके से है, ओके। अब आपने करना क्या है, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देना है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। इन्होंने बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं हो जाता भाई। मान लो अगर ये ऐसे हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर मान लो ऐसे कोई भी फील्ड लाइंस हो गई, ऐसे इसके टेंजेंट की ये बात कर रहा है कि अगर ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज है वो एक फोर्स को फील करेगा, तो वो डिस्प्लेस हो सकता है। या फिर ये बोलो कि आपको कभी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज यहाँ से यहाँ लाना है या यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसका मतलब आपको काम करना पड़ेगा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ता, वहाँ पे तो पोटेंशियल बराबर होता ना। देखो W का मतलब क्या है, V इंटू में डेल्टा V इंटू में Q, जिसको लेके आ रहे हैं। डेल्टा V तो होता ही नहीं है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जीरो होता है, चेंज इन पोटेंशियल तो होता नहीं है, तो वो हो गया क्या, W की वैल्यू जीरो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर ही होती हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के देख सकते हो आप लोग। इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, सो टू मूव ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट ए वर्क वुड हैव टू बी डन। काम करना पड़ेगा, बट देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ठीक है, ओके।
सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल ही होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बेटा जी। चलिए, तो क्वेश्चन कब आया था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2019 में आया हुआ। इन्होंने बोला कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है? प्लेन सरफेसेस बना देने हैं। कैसे? प्लेन सरफेसेस बना देना है, जैसे ये शो हो रहा है। तो किस डायरेक्शन में फील्ड है? जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है और उस पर आप लोगों को इस तरीके से प्लेन शीट की फॉर्म में क्या बना देने हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देने हैं। ठीक है बेटा, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। नेक्स्ट, इसका इन्होंने पूछा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट अलोंग दी एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ और ये डेरिवेशन है। ये इसलिए डाली गई है बेटा जी कि आपको पता हो कि हाँ यार प्रीवियस ईयर में डेरिवेशन भी आती है। चलो, तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला है क्या? इन्होंने बोला कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, किसी एक पॉइंट पे निकालनी है और वो पॉइंट कहाँ है? अलोंग एक्सियल लाइन है। और ये एक्सियल लाइन किसके अलोंग है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग है। ओके, सबसे पहले हमने एक डाइपोल बनाया माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अगर हम इसका सेंटर मान ले कोई O, तो इधर a डिस्टेंस होगा और इधर a डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात आप ढूंढेंगे कि एक्सियल लाइन क्या है। तो एक्सियल लाइन क्या होगी? जो लाइन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीचों बीच जा रही होगी तो वो लाइन एक्सियल लाइन होगी। इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P हमने माना जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप सबसे पहले पॉजिटिव की चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे और दोनों को जोड़ दोगे, बस। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि जो पॉइंट आप मान रहे हो उसका डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से कंसिडर करिए, सोल्यूशन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने O लिया और O के सेंटर, मतलब ये इसका जो O है ये डाइपोल का सेंटर है और यहाँ से डिस्टेंस लिया, ये R है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यार? ये R है, ये A है, तो ये R माइनस A हो गया और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो R प्लस A बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि आप सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ इसका पोटेंशियल यहाँ लिख दोगे, मतलब पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल लिखोगे, नेगेटिव की वजह से लिखोगे, दोनों को जोड़ दोगे। तो मैंने पॉजिटिव वाले को क्या नाम दिया? पॉजिटिव वाले को नाम दे दिया यार 2, मतलब ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट है और ये वाला फर्स्ट पॉइंट है। तो हम पोटेंशियल को कुछ ऐसा लिख रहे हैं। तो V1 मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट, तो उस पर पोटेंशियल कैसा लिखा जाएगा? माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो डिस्टेंस है R प्लस A है। प्लस में करेंगे इस चार्ज की वजह से जो कि प्लस है, नीचे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना? R माइनस है। इसको आगे कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर करके लिख दिया और इसको इधर करके लिख दिया। तो एक पॉजिटिव वाला आगे आ गया, नेगेटिव उधर चला गया। और वैसे भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। A माइनस बी और A प्लस बी का एलसीएम अगर हम करें तो वो क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे क्या है? R माइनस ए और R प्लस ए है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बनेगा। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे ऊपर प्लस वाले आ जाएंगे, जहाँ पे प्लस वाले हैं वो ऊपर नेगेटिव वाले आ जाएंगे, R माइनस ए वाले। तो वही किया है यहाँ पे। सर यहाँ पे तो आपने माइनस वाले बोले ना, फिर यहाँ प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये R और R कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ Q इंटू में 2 अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और नीचे जो वैल्यू हमने कॉमन करके ये लिखी हुई थी वो सारी लिख दी है। ठीक है, चलो अब Q इंटू में 2A क्या होता है यार? डाइपोल मूवमेंट होती है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? Q इंटू 2A की जगह P लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने P, नीचे हो गया क्या भाई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब अगर हम इसको शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखें, शॉर्ट डाइपोल का मतलब कि डाइपोल छोटा हो जाए। देखो सबसे पहली बात, ये डाइपोल था, इधर डिस्टेंस A है और इधर डिस्टेंस A है। अगर हम डाइपोल को और छोटा कर दें तो इसका मतलब है कि A जो है वो और ज़्यादा छोटा होगा, A और A और ज़्यादा छोटा जाएंगे कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ R। जो R डिस्टेंस हमने लिया उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे ना। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए R जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है स्मॉल A से। तो A को नेग्लेक्ट करेंगे और बाकी वैल्यू लिख देंगे। तो जैसे ही हमने A को यहाँ से निकाला तो हमारे पास बन गया ये फॉर्मूला। याद रखना कि जो आप लोगों का एक्सियल है उसमें स्क्वायर आता है, आपका जो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, वो सिंपल KQ बाय में R होता है, मतलब Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और डेरिवेशन थी ये। ठीक है, और ये 2019 में आई हुई बेटा। नेक्स्ट है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज माइनस Q। पॉजिटिव के लिए भी आ सकता है, दोनों के लिए ऑलरेडी मैंने सिखा दिया जो डाइपोल में आता है। तो इसमें क्या है? देखो यार ध्यान से कि ये एक नेगेटिव चार्ज लिया, इससे पहले फील्ड लाइंस बना दो जो कि अंदर की तरफ आ रही होंगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो। अब यहाँ पे भी वही सीन है कि ये पास पास है फिर दूर दूर है, क्योंकि फील्ड लाइंस फिर दूर दूर होती जा रही है।
तो वहाँ पे पोटेंशियल जो आप बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है -dv/dr होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया। ठीक है, 2020 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों के पास 2020 में ही। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, ये क्वेश्चन कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इज केप्ट इन ए रीजन एज शोन इन फिगर। कहाँ पे फिगर भाई, बनाई नहीं है, ये रही भाई फिगर। ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन द रीजन सच दैट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय दिस। मतलब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल की इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है जो कि 10x प्लस में 5 है। ओके, वेयर v इज़ वोल्ट एंड x जो है वो डिस्टेंस में है। इसका मतलब अगर मैं E निकालना चाहूँगा तो -dv/dr, आर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि x y z कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट इक्वेशन में x दे रखा है तो x के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि E की जो वैल्यू है बेटा जी वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने पोटेंशियल मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -dv/dx। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे -d/dx, ये हो गया, तो इक्वेशन है 10x प्लस में 5 वाली। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस बाहर रहने दो, तो 10 बाहर, d/dx यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो -10 आ रहा है। E की वैल्यू -10 है, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, किस एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये रहने वाले। सर आपको क्या पता ये एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि अगर हम E निकाल रहे हैं उसमें जब हम -dv/ नीचे डिफ्रेंशिएशन जो कर रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में एक्स दे रखा है। ठीक है, और जो आप लोगों का पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में घटता है, तो एक्स एक्सिस ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और माइनस में वैल्यू तो -i कैप हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, दूसरा पार्ट है। अच्छा ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था बेटा जी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। भाई ये क्यूब इन्होंने बना रखा है। ठीक है, सिंपल से एक फंडा करते हैं कि इन्होंने एक क्यूब बना रखा है। अब इस क्यूब को ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसका क्या देखूँ, अगर मैं इसका यहाँ पे एरिया वेक्टर देखूँ वो इस साइड है, इस फेस का एरिया वेक्टर देखूँ वो इस साइड है, बाकी मेरे किसी भी काम के नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके सारे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होने वाले हैं। और गॉस थ्योरम क्या कहेगी, गॉस थ्योरम कहेगी कि अगर आप लोग फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई डॉट एस लिख रहे हो तो उसको ओपन जब करोगे ई एस कोस थीटा बनेगा, और कोस 90 0। तो बाकी फेसिस तो किसी काम के नहीं है, ये फेस काम के हैं। इन फेसिस में आप लोग ध्यान से देखो, इन फेसिस में आप लोग ध्यान से देखो, मान लो इसका एरिया कितना है, ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है यार, अभी हमने निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ध्यान से देखो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, दे रखा है क्या, -10 आई कैप हमने दिया हुआ है। अगर हम साइड्स भी निकाल लें वो बाद की बात है, मतलब एरिया निकालना है तो बाद में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई, इधर जा रहा है, इधर ये है आपका एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ का होगा -EA, यहाँ का क्या होगा प्लस का EA, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 0 आंसर तो बनेगा। सिंपल सा फंडा है, तो आंसर 0 आ रहा है बेटा जी। ठीक है, सिंपल फंडा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, 2020 में क्वेश्चन आया है, राइट 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, मतलब वर्क डन इन मूविंग ए, सॉरी ये नहीं, दूसरा पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि आपको कोई भी काम नहीं करना होता एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो सेमी पोटेंशियल तो है, तो डेल्टा V 0 हो रहा है, तो W की वैल्यू कितनी बनेगी, डेल्टा V की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो काम टोटली तो 0 हो रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जी, एक और क्वेश्चन 2020 में आया, और आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन 2020 2017 इस तरीके से दिख रहे हैं। भाई मैंने बोला है कि मैंने पिछले 10 साल की जो टाइप्स हैं उनको सबको कवर किया हुआ है। अब ये जो 2020 में सबसे ज़्यादा बार आई हुई ये पहले जो पिछले साल्स हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बार आई है। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया बेटा जी, नेक्स्ट बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि न्यूटन पर कूलम में है, इन ए रीजन वेरी विद द डिस्टेंस r, जो कि मीटर में है डिस्टेंस, एज दिस। मतलब यहाँ पे
आप लोग बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप वी की क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, माइनस ई डॉट डेल आर वाली डी आर वाली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। सर आपको कैसे पता कि नॉन यूनिफॉर्म है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदल तो रहा है। चलो, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज एट आर इज इक्वल टू 1 मीटर टू एट आर इज इक्वल टू 10 मीटर 10 मीटर। मतलब आप लोग v निकालोगे और इसने बोला है कि कहाँ से कहाँ निकालना है, 1 मीटर टू 10 मीटर, और e इंटू में डी आर कर दोगे। अब सिंपल सा है कि e की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 10r + 5 और dr है, ठीक है। तो इसका हम कर देते हैं यार इंटीग्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 to 10 करेंगे, ओके। और यहाँ पे है 10r + 5 + 5 है ना, +5 है, और डी आर डी आर करेंगे, नॉट डेल्टा आर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आ गया अब, ओके। तो हम इसको ऐसे लिख दें कि माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर की इंटीग्रेशन आर डी आर लिख दें, यहाँ पे 1 और 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस लिख दें 5 डी आर ऐसे लिख दें, और ये भी 1 से 10 हो गया, ऐसे लिख दो भाई। तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स एंड डी एक्स अगर हो तो पावर में एक ऐड हो जाता है, नीचे वही लिख देते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे भी वही होने वाला, माइनस बाहर है 10, आर की पावर यहाँ पे कितनी है भाई, आर के ऊपर कुछ दे नहीं रखा तो 1 होगी, तो इसका मतलब ये बन गया आर स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ पे हो गया इसकी पावर इस तरीके से, मतलब लिमिट लगा दी मैंने जो बता रखी है ऑलरेडी, +5 डी आर की इंटीग्रेशन आर बनेगी और लिमिट 1 to 10 हो गई। तो इसने इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे बच गया -5r² लिमिट है 1 to 10 प्लस में 5r लिमिट है 1 to 10। बस इसको ओपन कर लो, या पूरे को एक साथ कर लो और फिर लिमिट ओपन कर दो, ठीक है बेटा। तो बस उसके बाद तो लिमिट ओपन करेंगे और आंसर आ जाएगा बेटा कितना, -540 वोल्ट, ठीक है। अब भाई इसको करके देख लो ना आप, ध्यान से देखना, ये माइनस बाहर है 5 ही हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। चलो जी यहाँ पे हो गया 100 -1, ठीक है, 100 - 1 99 हो गया, प्लस में 5 ये हो गया इंटू में 9। तो इसको करो -99 इंटू में 5 कर दो, प्लस में 5 इंटू में 9 करेंगे तो 45, ठीक है। तो 99 इंटू में 5 अगर हम कर रहे हैं, वैसे तो भैया 499 नहीं हम 5 घटा रहे हैं तो 495 बनना चाहिए, ठीक है। 495 बनेगा, और उसमें आप जोड़ दो कितना भाई, आप उसमें जोड़ दो 495 में जोड़ दो भाई साहब कितना 45, तो 540 बन रहा है, 540 बन रहा है बेटा जी, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे -540 आप लोगों का आंसर आने वाला है, ओके। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे पहले से आंसर लिखे हुए हैं तो सर सारी चीज़ें बस उड़ा रहे हैं, भाई सारी चीज़ सॉल्यूशन करवा के दिखाई जा रही है। सिर्फ आंसर लिखने का मतलब है कि जब आपको ये फाइल मिले तो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट ग्राफ बेस्ड में क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज शोन इन फिगर, ठीक है। मतलब यहाँ पे v और x के बीच का, डिस्टेंस के बीच का एक ग्राफ दिखाया गया। ग्राफ को ध्यान से देखो, 0 1 1 2 2 3 बराबर गैप है। 0 से 1 अगर आप देखो तो v बढ़ता जा रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब वो 0 से 1 है तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने लगा दिया एक कॉन्स्टेंट k, मतलब 0 से 1 जाते हुए v की वैल्यू kx है, ओके। अब 1 से जब वो 2 गया है, 1 to 2 गया है, तो आप देखो v कांस्टेंट है, मतलब v की वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर है, जो कांस्टेंट हमने माना उसी को बोल लेते हैं ना। चलो जी, अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है भाई, 2 से 3 देखो, 2 से 3 जब जा रहे हैं तो v की वैल्यू घट रही है, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x तो है बट घट रही है वैल्यू, दैट इज -kx हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का ग्राफ हो, ठीक है भाई। मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dv/dx कर दो। पहले 0 से 1 v की वैल्यू कितनी है kx, तो ये बन जाएगा -kx बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे -dv/dx है, v की वैल्यू कितनी होगी kx होगी, k इज़ कॉन्स्टेंट तो वो बाहर आएगा, dx/dx इज़ 1, तो कितनी बची, सिर्फ यहाँ पे बोलो कि k बच गई, -k बच गई। तो मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी और कांस्टेंट वैल्यू आएगी जब 0 से 1 है, तो 0 से 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट वैल्यू है बट वो नेगेटिव में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 to 2 v की वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट है, तो जहाँ पे v कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा भाई,
डिफ्रेंशिएशन करो तो कांस्टेंट की 0 बनेगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। फिर अब आगे देखो कि ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस dv/dx होती है, बट 2 से 3 में v की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के एक्स है, तो माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये के एक्स, तो एक्स dx/dx 1 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी बट पॉजिटिव में होगी, तो कांस्टेंट है पॉजिटिव में। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2019। क्या बोला गया है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पे वहाँ पे पोटेंशियल होना जरूरी है भाई, मतलब पोटेंशियल जीरो होना जरूरी है क्या। भाई सिंपल सा फंडा, वी अगर कांस्टेंट है तो ई जीरो हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ पे ई जीरो है तो वहाँ पे वी भी जीरो होगा, है ना। तो वो सिंपल तरीका है, ई इज इक्वल टू माइनस dv/dx होता है। मान लो वी की वैल्यू कांस्टेंट में रख दूँ तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस तरीके से गिवन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने बोला कि एन इन्फाइनेटली लार्ज थिन प्लेन शीट है जिसके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट डिस्टेंस आर। मतलब इन्फिनिटी से किसी एक डिस्टेंस आर तक आ रहे हैं, वो आर डिस्टेंस कहाँ पे है, वो मतलब जहाँ पे हम जिस पॉइंट पे आ रहे हैं वो प्लेट से आर डिस्टेंस पे है, प्लेट से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द चार्ज प्लेन शीट। सबसे पहली बात, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, जिस लाइन पे ये बात कर रहे हैं उस पर कोई एक पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो वहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। देखो यार, यहाँ से अगर फील्ड देखें, यहाँ पे भी तो चार्ज होगा, तो ऐसे हो सकती है। यहाँ से देखें तो यहाँ से ऐसे हो सकती है, यहाँ से तो ऐसे होगी। तो इन एक्चुअल जो है भाई आपका रिजल्टेंट एक ही दिशा में है, मतलब फील्ड जो है इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें आना है। अच्छा, अब देखो यार, ये बोला कि इन्फिनिटी से आपको पॉइंट पी पे आना है, तो इन्फिनिटी से डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम कोई काम करें चार्ज को लाने में, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी में लाने में, तो वो क्या होगा, वो माइनस ऑफ वर्क डन होगा किसके, अगर हम चार्ज को पी टू इन्फिनिटी ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का सीन होता है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करने वाला है। तो आप नेगेटिव लिख सकते हैं, मतलब आप इन्फिनिटी टू पी आने में जितना काम कर रहे हो तो उतना ही काम पी टू इन्फिनिटी जाने में करेंगे, बट साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे यही किया कि इन्फिनिटी से यार डील करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हमने सोचा कि चार्ज को मान लो यहाँ पे रख देते हैं, पॉइंट पी पे रख देते हैं, और उसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, या कहीं पॉइंट ए पे रख देते हैं। ठीक है, ए को कहीं पे भी मान लेना है, यहाँ पे मान लेना है, यहाँ पे कहीं पे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है यार। ठीक है, कहीं पे भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लो चलो हमने ए को हटा ही दिया, चलो ए वाला कॉन्सेप्ट छोड़ ही देते हैं। मान लो पी पे चार्ज रख दिया हमने क्यू, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस चला ऐसे, कितना डिस्टेंस चला, मान लो dx डिस्टेंस ये चला है। ठीक है, तो देखो यार, पॉजिटिव जो चार्ज है इसके ऊपर, उसकी वजह से फील्ड ऐसे है, तो उधर जाने की ज़रूरत क्या है, मतलब उधर जाने के लिए, चार्ज को जाने के लिए काम करने की जरूरत क्या है, ये तो अपने आप ही भगा देगा इसको, बट आराम से लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है, स्लो स्पीड से लेके जाना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेके जाना है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है, ऐसा लगे जीरो एक्सेलरेशन हो। ठीक है, चलो जी, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस दिशा में फोर्स लगानी होगी, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। चलो जी, तो जैसे ही आपने इधर फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी इधर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ जो फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से फोर्स लग रही है तो इसका मतलब हम काम बाहर से करवा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो, क्या करने में, चार्ज को पी से इन्फिनिटी ले जाने के लिए, और उसको कैसे लिखते हैं हम, एफ डॉट डी आर से लिख सकते हैं, और एफ कौन सी, एक्सटर्नल डॉट डी आर। जब इसको ओपन करेंगे तो कोस बनेगा, कोस में जो थीटा आएगा वो 180 होने वाला। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन एक्चुअल इधर हो रही है, फोर्स इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180, तो 180 लिख दो, कोस 180 इज -1, तो माइनस आ गया आगे। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, एक डिस्टेंस आर से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, डिस्टेंस आर से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ओके। उसके बाद तो भाई एफ एक्सटर्नल डी एक्स कोस 180 बन चुका है हमारे पास। अब ये एफ एक्सटर्नल कितना हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है भाई, क्या ये एफ एक्सटर्नल क्यू ई के बराबर हो सकता है। कैसे भाई, यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई,
प्लेट की वजह से, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप एफ एक्सटर्नल को क्यू ई लिख सकते हैं। चलो जी, तो साथ में डिस्टेंस डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे चार्ज अपने आप में कॉन्स्टेंट है शीट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से सिग्मा पॉइंट में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वो भी कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड थोड़ा कर रहा है, वो तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू भी कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है, दोनों को बाहर कर दिया और डी एक्स की इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन डी एक्स की करेंगे तो एक्स बनेगा, लिमिट ओपन करो, ऊपर इन्फिनिटी नीचे आर है, तो इन्फिनिटी माइनस आर, इन्फिनिटी में से कुछ घट रहा है, इन्फिनिटी में से कुछ घट रहा है, तो वो क्या है बेटा जी, इन्फिनिटी में से कुछ घटा दो तो इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो गया किसी एक छोटी वैल्यू के साथ, तो टोटल आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। बट ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, बट डरो नहीं यार, कोई बात नहीं, हमने वर्क डन जो निकाला वो पी टू इन्फिनिटी निकाला है। अगर मुझे इन्फिनिटी टू पी जाना है, अगर मुझे इन्फिनिटी टू पी जाना तो मैं माइनस एक और लगा दूंगा और आंसर मेरा वही घूम फिर के इन्फिनिटी ही तो आ रहा है। तो वर्क डन हमारा इस तरीके से होने वाला है बेटा जी। क्लियर है, क्लियर इतनी बातें, यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं बेटा जी हमारे पास, 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर केप्ट एट वर्टिसेस ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली लिखा नहीं है पूरा, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। मतलब यहाँ पे ए, बी एंड सी पे 3 चार्ज रखे हैं, कौन कौन से चार्ज हैं भाई, 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पे रखे हैं बेटा जी, मतलब उनकी साइड कितनी है ट्रायंगल की, 1 मीटर की वो साइड है, ओके। अब ये बोल क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, A1, B1 एंड C1 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है इनके, ओके। कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू A1, B टू B1 एंड C टू C1। मतलब आप चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में टोटल कितना काम होगा। इन एक्चुअल आप क्या कर रहे हो, 3 चार्ज के साथ जो है सिस्टम बना रहे हो, मतलब 3 चार्ज को असेंबल कर रहे हो। और 3 चार्ज के लिए हमें पता ही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से लिखी जाती है, वो कैसे लिखी जाती है यार, के Q1 Q2 बाय में R12 प्लस के Q2 Q3 बाय में R23 प्लस के 3 1 बाय में R31। ओके बेटा जी, यस और नो, इतना होने वाला है हमारे पास, ठीक है, 1 2 2 3 एंड 3 1 बेटा जी। चल अब ध्यान से देखना, सभी यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने एक को लिख दिया कि के Q1 Q2 है, एक को लिख दिया Q2 Q3 है, तो सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, इसको Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं, इसको Q3 मानते हैं। डिस्टेंस कितना है भाई, वो देखो, डिस्टेंस कितना है वो देखो भाई। अब आप क्या कर रहे हो, इक्विलेटरल के साथ अगर कर रहे हो, देखो ये अगर आधा डिस्टेंस है, ये अगर आधा डिस्टेंस, तो ये भी आधा ही बनेगा। ये अगर मान लो पूरी साइड L थी, पूरी साइड अगर L थी तो ये L/2 थी, ये L/2 थी, तो ये भी L/2। अब इन्होंने पूरा डिस्टेंस कितना बोला था, 1 मीटर, तो कॉमन सी बात है कि ये 0.5, ये भी 0.5, तो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो 0.5 होंगे। बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो इन्होंने बोला क्या क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू A1 एंड फ्रॉम B टू B1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बोल रहे थे, मतलब पहले आपने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स तक लेके आए, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट्स पे लेके जा रहे हो। तो पहले आप शुरू में एक काम कर रहे हो, फिर बाद में एक काम कर रहे हो। तो ये जो काम करना होता है इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, ठीक है, वही के Q1 Q2 बाय में R12 प्लस के Q2 Q3 बाय में R23 प्लस के Q3 Q1 बाय में R31 होगी। तो इनमें से के कॉमन ही है तो सबको बाहर ले लिया, और सबके डिस्टेंस सेम है तो सबको बाहर ले लिया। बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने सिर्फ रखा है, सिर्फ कैलकुलेशन करिए बेटा जी। 1 माइक्रो है तो 10 - 6, यहाँ पे भी 10 - 6 10 - 6 होगा सबके साथ। भाई 2 चार्ज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइक्रो, दूसरा -1 माइक्रो, तो नेक्स्ट वाले में भी माइक्रो 2 बार आ रहे हैं, तो -12 जो है वो बाहर आ गया है। कैलकुलेशन के बाद हमें मिला ये। अब उसके बाद वो छोटे डिस्टेंस तक लेके आ रहा है, यहाँ तक ये वाले, तो इसके लिए भी लिख देंगे। तो अब फ़र्क क्या होगा, अब सिर्फ डिस्टेंस आधा हो गया है, ठीक है। मतलब इसको आप नीचे 1/2 कर दो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, आंसर यही बनेगा। मतलब पावर्स वगैरह तो कट हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें, सारा आंसर वही होने वाला है, ठीक है बेटा। ओके, तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे -3 होगा ना,
यहाँ पे -3 होगा, ये यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा, क्योंकि -9 +9 -12 है तो -3 होगा जूल। ठीक है, तो डिस्टेंस आधा कर दो, ऊपर क्या हो गया, डबल हो जाएगा, तो वो 18 हो गया। अब उसने नेट वर्क डन बोला है, तो नेट के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे, तो फाइनल हमारी कितनी है, -18, दूसरी हमारी कितनी है, प्लस, मतलब प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 घूम फिर के -9 10 -3 आ रहा है, तो ये नेट वर्क डन हो गया। करा क्या है, सबसे पहले हमने एक ट्रेंगल बनाया जिसकी साइड 1 1 थी, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। फिर हमने छोटा ट्रेंगल बनाया, कितने डिस्टेंस तक उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो वाला डिस्टेंस ले लिया, बस, और कुछ भी नहीं है, और दोनों एनर्जीज को माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 2020 में आया हुआ है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ए पार्ट है, और आप देखोगे यार इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +Q1 -Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, मतलब दोनों +Q1 और -Q2 आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस ए थर्ड चार्ज Q3 एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब एक तीसरा चार्ज हम लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से ही लेके आएंगे ना भाई। कहाँ पे रखेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ से r/2, यहाँ से r/2 पे रखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है यार, ध्यान से देखो। आप, इसने बोला क्या है, इसने बोला कि भाई जब हम तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, जब भाई हम तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, मान लो इन्फिनिटी से हम तीसरा चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, और इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, पहले की वजह से कैसे लिखेंगे, Q1/4πε0, जितना डिस्टेंस है r/2 वो लिख देंगे। इसकी वजह से कितना होगा, -Q2/4πε0, जितना डिस्टेंस है वो लिख देंगे, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, तो आफ्टर कैलकुलेशन मिल जाएगा यार क्या, ये फॉर्मूला। आप 2 से इसको कट कर सकते हो, बट ना करो तो ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सेंस बन रही है, ज़्यादा अच्छा बन रहा है। ओके बेटा, चलो आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या बोला गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज +Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2 Q एंड R विल दिस वर्क डन बी 0। ठीक है, मतलब ये बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1, मतलब कौन Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे जो है वर्क डन जो है वो 0 होगा। ठीक है, विल दिस वर्क डन बी 0। भाई वर्क डन 0 कब हो सकता है, जो पोटेंशियल 0 हो जाए, जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए। तो पोटेंशियल मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब V1 प्लस में V2 = 0 कर दो, यही तो बोला इसने। अब एक जो है वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो K Q1 में r/2, दूसरी है -Q2 की वजह से, तो -KQ2 में r/2 = 0। तो आप इसको एक तरीके से इक्वेट कर दो, साइन हटा के इक्वेट कर दो, दोनों को साइन हटा के, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। फ़र्क क्या है, हमने जहाँ से डिस्टेंस माना है, क्योंकि इसने Q1 से बात करी है ना, Q1 से, तो Q1 से कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया है कि कितने Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे जो वर्क डन जो है वो 0 होना चाहिए। तो x डिस्टेंस हमने माना, तो इसलिए KQ1 में x लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, KQ2 में r-x, टोटल डिस्टेंस r था, x निकाल दिया तो r-x बच गया। बस उसके बाद क्या है, k से k कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो r/Q1 माइनस क्या बनेगा, Q1x, और यहाँ पे बनेगा x/Q2। तो इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, x की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलो नेक्स्ट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ, क्या बोलता है यार। अच्छा, ये टॉर्क वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल के केस होंगे, तो आपको करना है। आपको कहीं बच्चों को लगेगा कि ये फर्स्ट चैप्टर से प्रेरित क्वेश्चन है, बट आ जाता है ये सेकंड चैप्टर में भी कई बार, और आया भी हुआ है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा जी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब एक एक्सटर्नल फील्ड ई है, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है जो कि थीटा के साथ है ना, डाइपोल रखा है वो ई के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है थीटा। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन बनाना होगा पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि क्या होता है, U = -P.E होता है। ठीक है, फिर इसको बताना होगा कि ये मिनिमम कब होती है। तो मिनिमम कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो मिनिमम हो जाएगी -P, आगे नेगेटिव है, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू होगी। तो वो तो आसान है, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें एक डाइपोल रखा,
जिसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका डिस्टेंस 2a है या 2l है या 2x है या 2c है, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रही है, तो E और डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। होता क्या है कि इस सिरे पे पॉजिटिव है, इस सिरे पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स फील करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ E, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है एंड नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेस इन द सेंस ये नहीं बोलोगे कि ये ऐसे चलना चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये सिर्फ मूवमेंट इसके अंदर आएगी, मतलब कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स अगर देखी जाए तो वो तो जीरो है ही है, बट कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे रोटेशन आ गया, मतलब टॉर्क आ गया है। तो टॉर्क आप लोग कैसे लिखते हो, टॉर्क को आप लोग लिखते हो पी ई साइन थीटा से, मतलब ऐसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हो, और वैसे पी ई साइन थीटा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे। ओके बेटा, अब जो टॉर्क है वो क्या करती है भाई, टॉर्क करती है इसको अपनी दिशा में अलाइन, डाइपोल को अपनी दिशा में अलाइन करती है, ठीक है। अब हमें एनर्जी चेक करनी है, किसकी भाई, किसकी चेक करनी है एनर्जी, हमें एनर्जी करनी है चेक डाइपोल की। अब डाइपोल जो एक बेजान चीज़, अब उससे पूछेंगे थोड़ा भाई तेरे अंदर कितनी एनर्जी, नहीं, हम क्या करते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनको बांधे रखती है, तो हमें पता नहीं है कि कितनी एनर्जी, तो इसलिए न्यूक्लियस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी वो बाइंडिंग एनर्जी हमारी बन जाती है। इसी तरीके से टॉर्क क्या कर रही है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करना चाहती है, तो हम क्या करते हैं, उस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अपोजिट में टॉर्क लगा देते हैं। टू न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क लेट अस अज्यूम एन एक्सटर्नल टॉर्क, दिस जो कि अप्लाइड कर दी हमने, विच रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, मतलब किसी एक एंगल, कोई भी एंगल आप मान सकते हो कि थीटा नॉट टू किसी एक एंगल थीटा तक हम जा रहे हैं, मतलब थीटा 1 से आप थीटा 2 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब वही बात कि बिल्कुल स्लोली कॉन्स्टेंट स्पीड से हमें यहाँ पे चलना है, एट एन इनफाइनेटिसिमल एंगुलर स्पीड, बहुत छोटी स्पीड से, ठीक है, तो वही है। तो वर्क डन कैसे लिखते हैं यार फिर टॉर्क के केस में, टाउ एक्सटर्नल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डॉट करके, डॉट को ओपन करेंगे, सॉरी क्रॉस को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, या फिर आप ऐसे बोलो यार, क्रॉस वगैरह इन सब का चक्कर छोड़ दो, आप सीधा लिखो कि टॉर्क इंटो में डी थीटा होगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा, साथ में आ गया डी थीटा जो कि हमने लगाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यार, अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट ऑलरेडी है तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पी ई साइन थीटा डी थीटा में देखो, पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट, सिर्फ बदल क्या रहा है, एंगल, तो इसका मतलब साइन थीटा डी थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये बन जाएगी माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो माइनस कोस थीटा, तो माइनस आ गया बाहर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये यहाँ पे लिख देंगे यार हम, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब इस माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा माइनस माइनस ऑफ कोस थीटा नॉट या 1, वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसको बोलिए, तो ये प्लस हो गया तो इसको हम आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये जो W है, ये जो W है, यही तो बेटा जी हमारा क्या होता है, यही हमारा बेटा जी वर्क डन होता है। अब वो बोल रहा है कि आप लोगों को करना क्या है, देखो कभी भी जब भी आप लोग वर्क डन निकालते हो उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जैसे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसी वर्क डन के समान होगी, स्टोर्ड होगी, बट कभी भी आप एक सिंगल पॉइंट के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, इनिशियली उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में हम थीटा नॉट की वैल्यू 90 मान लेते हैं और कोस 90 क्या होगा, 0 होगा, और थीटा हमारा फाइनल है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अभी हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो हमारे पास W का जो फॉर्मूला बना वो माइनस पी ई कोस थीटा बन जाएगा, तो यही हमारा U की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो माइनस पी ई कोस थीटा बन गया है बेटा जी, जिसको हम U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई से लिख सकते हैं। मिनिमम एनर्जी के लिए, हाँ मिनिमम एनर्जी के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0, हाँ मतलब P और E सेम दिशा में जब होते हैं तो उस टाइम पे मिनिमम एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। ओके बेटा, तो हमने डेरिवेशन भी कर ली और इसका मिनिमम एनर्जी का केस भी बता दिया, और ये मोस्ट स्टेबल वाला केस भी होता है। कौन सा केस होता है ये, मोस्ट स्टेबल वाला केस भी होता है। अब आ जाते हैं 2024 के क्वेश्चन पे, 2024 के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है।
पहला पार्ट क्या है यार 2024 के क्वेश्चन में, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दो चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से दे रखा है जो कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पे रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो कि R12 है। ओके, इसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई जब हम इन्फिनिटी से मान लो कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड में ला रहे हैं, तो पहले काम करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा यार, काम पहले काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड एक पोटेंशियल लगाएगा Q1 पे, मतलब आपको Q1 लाने के लिए काम करना पड़ेगा। प्लस में हम क्या लिखेंगे? प्लस में हम क्या लिखेंगे? दूसरा काम, जब दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं तो W2 क्या होगा? पोटेंशियल लगेगी R2 पे Q2। क्या इतना काफ़ी है? नहीं। अब एक चार्ज जो पहले ला के रख दिया वो भी तो पोटेंशियल अपना दिखाएगा, वो भी तो पोटेंशियल अपना दिखाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पहला लिखा, फिर दूसरा लिखा, और दूसरा जब ला रहे थे तो पहले की वजह से जो काम था वो भी करना पड़ेगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R1, वो लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि वर्क डन क्या होता है W इज इक्वल टू Q इंटू में क्या होता है? V होता है। V कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ओके, सिमिलरली जब हम दूसरा ला रहे हैं तब भी, लेकिन जो ये वाला पोटेंशियल है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था, बट जो Q1 हमने पहले से ला के रख दिया है W1 के टाइम पे, वो भी तो पोटेंशियल लगाएगा, दैट्स वाई उसका भी लिख दिया। तो टोटल हमारे पास आ गया ये। तो ये भी एक डेरिवेशन है जो कि 2024 में आई थी, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पेपर बड़ा मुश्किल आया था 2024 का। इवन टीचरों ने वीडियोस बना दी थी कि यार फिजिक्स में तो ये हो गया, फिजिक्स में वो हो गया। भाई बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे, है ना? तो देख लो कितना आसान पेपर था। फिजिक्स भाई साहब ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है हर टाइम। मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि यार चलो हो जाएगा ये तो लास्ट के 10 दिन 15 दिन में मैं कर लूँगा, नहीं, बहुत टाइम मांगती है। चलो नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, 2024 में ही पूछा गया है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज दिस, मतलब पी की वैल्यू आप लोगों को दे दी है। इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर है, सच दैट इट्स एक्सिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द डायरेक्शन ऑफ ई सडनली चेंज बाय 60 डिग्री, मतलब पहले जो θ1 है एक तरीके से वो 0 डिग्री है। ओके, θ1 हाँ 0 डिग्री है, यही बोला ना इन्होंने। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज दिस, इट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट इट्स एक्सिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक, अच्छा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। द डायरेक्शन ऑफ ई सडनली चेंज बाय 60 डिग्री एट एन इंस्टेंट, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल चुकी है। ओके, और कितने से बदली है भाई? 60 डिग्री से बदल गई है। तो एनर्जी में क्या चेंज आ गया? मतलब जो फाइनल जो अब थीटा बन चुका है ई के बीच में और पी के बीच में वो 60 डिग्री है। तो आप सिंपली क्या करो, पी दे रखा है, ई दे रखा है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी ई कोस थीटा। तो माइनस पी की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, और कोस 60 इस कितना 1/2। तो बस आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो पी की वैल्यू कितनी है 10 - 30, ई की वैल्यू कितनी है 10⁵, तो ये बन गया कितना 10 - 5 -25, और ये 1/2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लोग ऐसे करके लिख दो कि 1 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 1 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे हमने इसको कट कर दिया और इसको ऊपर भेज दिया, तो ये बन गया -5 इंटू में 10⁻26 जूल। -5 इंटू में 10⁻26 जूल। जूल क्यों है? क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं। वर्क होता तो भी हम जूल में लिख रहे होते। 2024 में क्वेश्चन आया बेटा, दोनों ही पार्ट बिल्कुल आसान थे। 2024 के एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बोलते हैं कि डेरिवेशन नहीं आई थी, तो भाई देख लो प्योर डेरिवेशन आई हुई है। करना क्या है, इन्होंने कंबाइंड डेरिवेशन पूछ ली थी, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के लिए पूछ ली थी। देखो फिर ध्यान से क्या बोला गया है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एट ए पॉइंट आर वेक्टर फ्रॉम इट्स सेंटर फॉर मच लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट ए पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है, ना तो एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे, कोई एक जर्नल पॉइंट दे दिया गया है जो उसके सेंटर से है। ठीक है, मान लो एक डाइपोल है -q से +q, डाइपोल मोमेंट इस तरीके से जा रही है।
इसके सेंटर से कोई एक पॉइंट P लिया, ये जो कि r डिस्टेंस पे है, r वेक्टर उसकी दिशा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ख़ास बात कि इनके बीच का एंगल कैसे देखना होता है, डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रही है, उससे सिर्फ आपको ऐसे देखना है एंगल, ऐसे उसके एरो से, मान लो ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, तो इससे इधर बस एंगल, ठीक है। चलो अब करना क्या है, अब आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का केस क्या होता है। चलो तो सबसे पहले आप लोग देखो कि डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रही है, हमारा आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो हम इस डाइपोल मोमेंट जो है इसको तोड़ लेते हैं। एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम पी कोस थीटा लिख देंगे, और एक इधर आ जाएगा भाई जिसको हम पी साइन थीटा लिख देंगे। भाई मान लो ये एक कुछ भी आर है, ये पी जा रहा है, तो इसका इधर कौन सा कंपोनेंट होगा, पी कोस थीटा, इधर कौन सा होगा, पी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो अब जो हमने ये पी साइन थीटा बनाया है, ठीक है, सबसे पहली बात जो डिस्टेंस इन्होंने मतलब जिस पॉइंट पे इन्होंने बोला है उसको चेक करो, ये रहा वो पॉइंट। इस डाइपोल मोमेंट के साथ ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। भाई डाइपोल जो है उस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आपको पोटेंशियल निकालनी है। तो भाई इसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव क्यू होगा और यहाँ पे नेगेटिव क्यू जो होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पे अपनी पोटेंशियल लिखेंगे, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो इक्वेटोरियल के केस में तो पोटेंशियल जीरो होती है, तो इक्वेटोरियल के केस में जीरो होगी। अच्छा जो इस साइड कंपोनेंट गया है उसको देखो, ये कौन सा कंपोनेंट है यार, पी कोस थीटा, और इसी दिशा में हम अगर पी पॉइंट को चेक कर रहे हैं तो एक्सियल वाला केस बन रहा है, और एक्सियल वाले केस के लिए हमारे पास पोटेंशियल कितनी होती है भाई, के पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर होती है। जिन बच्चों ने वन शॉट देखा है, जिन बच्चों को ये डेरिवेशन आती है, तो उसको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई बस दोनों को जोड़ दो, भाई सिंपल सा फंडा। एक बार देखो मैंने क्या किया है, एक मैंने डाइपोल मोमेंट निकाली जो कि पी कोस थीटा है, और जो मुझे पॉइंट चाहिए वो भी इसी लाइन पे है। मतलब ये कौन सा केस है कि जब डाइपोल मोमेंट भी एक ही दिशा में और पॉइंट पी भी हो, तो ये एक्सेल वाला केस हुआ ना। एक्सेल के केस में क्या होता था, के पी बाय में आर स्क्वायर होता था, बट अभी के पी की जगह मतलब पी की जगह अब साथ में कोस थीटा आएगा एक्सेल में, बस ये फ़र्क है। तो वही तो है, देखो के पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर। तो टोटल भी हमारा यही बनेगा क्योंकि इक्वेटोरियल जीरो बन रहा है, इक्वेटोरियल जो है हमारा वो जीरो बन रहा है बेटा, ठीक है। चल नेक्स्ट, अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी था बेटा 2024 में। 3 पॉइंट चार्जेस है Q, 2Q एंड NQ आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 चार्ज है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में R12 प्लस के Q2 Q3 बाय में R23 प्लस के Q3 Q1 बाय में R31, ठीक है। अब बोला क्या उसने कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, उसने खुद बोल दिया ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की वो जीरो है, तभी हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें एक चार्ज कितना है Q, दूसरा कितना है 2Q, तो Q इंटू 2Q डिस्टेंस कितना R, फिर क्या है 2Q, दूसरा कितना चार्ज है NQ डिस्टेंस R, NQ इंटू Q अपॉन में R। पोटेंशियल एनर्जी जीरो करो, चलो जी जीरो करा तो ये सारा नीचे का पोर्शन जीरो हो गया क्योंकि इधर चला जाएगा तो जीरो है, बचा सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। उसके बाद ब्रेकअप ही करना है बस, 2Q स्क्वायर ये कितना हो गया 3NQ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसमें से Q कॉमन ले लो, Q स्क्वायर कॉमन ले लो, Q स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 + 3n बच गया, ये हो गया जीरो। हमें n की वैल्यू चाहिए थी जो कि -2/3 बच रही है। ओके बेटा, मतलब यहाँ पे चार्ज -2/3Q है एक तरीके से, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब देखो यार ध्यान से, 2024 का क्वेश्चन ये वाला, 2024 का क्वेश्चन ये वाला देखो, 2024 का क्वेश्चन ये वाला देखो, 2024 का क्वेश्चन ये वाला। क्या तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं क्या ये, ठीक है भाई। अगर जो चीज़ पढ़ी है तुमने, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो फिजिक्स, तो बहुत अच्छे नंबर आए भी हैं बच्चों के। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास जो कि 2019 में आया, और ये बहुत बार आया क्वेश्चन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये चार्जिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया कि व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी बैटरी, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कैपेसिटर गेट चार्ज्ड। कैसे ये चार्ज होता है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, इसको एक बैटरी से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा सर्किट के थ्रू। यस, करंट चलेगा। करंट अगर चल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे प्लेट, इंसुलेटिंग गैप डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव फर्दर, ठीक है। हेंस पॉजिटिव चार्जेस डेवलप ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट एंड नेगेटिव चार्जेस डेवलप ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट। मतलब यार जब आपने यहाँ से पॉजिटिव को देखा, जैसे यहाँ से करंट चला, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की दिशा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे गैप आ गया है जिसकी वजह से आगे करंट फ्लो नहीं करता, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बैटरी के नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से यहाँ फेंक दिया गया, ठीक है बेटा। हैंस पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट। मतलब एक पे पॉजिटिव आ जाता है एक साइड और एक पे नेगेटिव आ जाता है। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एज द वोल्टेज बिगिन टू डेवलप, वोल्टेज बन रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस बिगिन टू रेजिस्ट द डिपोजिशन ऑफ फर्दर चार्जेस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। भाई देखो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि वोल्टेज बिगिन हो रही है, बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे होने वाला क्या है कि वो रजिस्ट करेगा और फर्दर चार्जेस का डिपोजिशन, वहाँ पे मतलब और ज़्यादा चार्जेस आके चिपक ना जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, दस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ग्रेजुअली बिकम लेस देन जीरो टिल द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इज एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। मतलब ये जो चार्ज का डिपोजिशन वाला चार्जेस है, ये सीन कब तक चलता रहेगा, जब ये और ये वोल्टेज बराबर नहीं हो जाती। इस तरीके से कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है। मतलब सिंपल, बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी से करंट गया तो आगे देखा गया कि वैक्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव आ जाएगा, और क्या ये डिपोजिशन चलती रहेगी, चार्जेस का चिपकना चलता रहेगा। नहीं, तब तक चलेगा जब तक ये पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाती। 2019 का क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलो 2016 में क्वेश्चन आया बेटा, क्या क्वेश्चन है, इफ़ टू सिमिलर लार्ज प्लेट ईच ऑफ एरिया, यहाँ से कैपेसिटर के क्वेश्चन शुरू हो गए ना, हाँ यहाँ से, उससे पहले सारे पोटेंशियल के हमने किए हैं। इफ़ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इन एयर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स एंड ऑन आउटर साइड ऑफ द प्लेट। सिंपल है यार, ये कैपेसिटर की दो प्लेट मान लो या फिर गॉस थ्योरम की जो दो प्लेट है उनके हिसाब से आपको सिंगल प्लेट का पता होना चाहिए। सिंगल प्लेट की वजह से जो फील्ड होता है वो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको फील्ड निकालना है बिटवीन और आउटर साइड, ठीक है। दोनों पे कैसी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओके। अगर मैं बीच में एक पॉइंट लूँ तो यहाँ से निकलने वाला फील्ड और इसके अंदर जाने वाला फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में अंदर जाएगा, तो इस पॉइंट पे फील्ड की दोनों डायरेक्शन एक दिशा में जा रही है, तो यहाँ के फील्ड जुड़ेंगे, यहाँ के फील्ड क्या होंगे बेटा जी, जुड़ेंगे, ऐड होंगे। तो एक प्लेट की वजह से फील्ड होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर दूसरे का तो नेगेटिव है, अरे भाई डायरेक्शन मान तो ली उसके हिसाब से, और कितनी बार करोगे, दोबारा करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो इसको जब करोगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ठीक है। बीच में जो है ये आने वाला है, बीच में हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। कहाँ गया बीच वाला, लिखा नहीं क्या, इनसाइड वाला, ये रहा इनसाइड वाला। अगर मैं आउटसाइड कहीं पे भी बात करूँ, मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये सेकंड वाली प्लेट से फील्ड लाइंस क्या होंगी, नेगेटिव में है तो अंदर आ रही होंगी, पॉजिटिव से तो ऐसे जा रही होंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों मतलब घटा होंगे, मतलब जमा होंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या कौन किस में से घटेगा, भाई मैग्नीट्यूड सेम तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही ना, तो दोनों में से किसी को किसी में से माइनस कर दो। एक है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये से कट जीरो, तो आउटसाइड में कहीं पे भी चेक करो, इधर या इधर दोनों जीरो होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आउटसाइड था, ओके। आगे ये बोल रहा है सेकंड पार्ट क्या बोला बेटा जी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, वो आप लोगों को बताना है, बिटवीन द प्लेट्स बता रहा है, तो बिटवीन द प्लेट्स का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू में डी, बीच में कितना फील्ड है, अभी बीच में है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया डी बेटा, ठीक है। अब सिग्मा कौन होता है, सिग्मा है क्यू अपॉन में एरिया, क्यू अपॉन में एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, तो वी की वैल्यू कितनी हुई, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट हो गई, साथ में यहाँ पे क्या है डी, तो डी हो गया भैया, ठीक है। तो वी की वैल्यू आ गई। तीसरा पॉइंट इन्होंने पूछा था बेटा जी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सो फॉर्म, कैपेसिटेंस भाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई में वी होता है, बीच में कितना वी है,
बीच में v कितना है, क्यू डी बाई में ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो q से q कैंसिल, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई में d, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें करनी है बेटा जी। ओके, तो सबसे पहली बात फील्ड निकालना है। फील्ड के बाद v तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लोगे, v क्या होता है, a इंटू में d होता है, c क्या होता है, q बाई में v, जो v यहाँ पे निकालो उसको पुट कर दो। ठीक है, ये केस दे रखा है तब आप लोगों को ये किया गया है 2016 का। वो ऐसा भी बोल सकता था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिन पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बीच में डिस्टेंस d है, एरिया प्लेट्स का a है, तो पूरा वो पूछ लेता कि v बताओ, पूरा पूछ लेता कि c बताओ, वो इस तरीके से भी पूछ सकता था। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर से 2024 का क्वेश्चन है बेटा जी। क्या कहा गया है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स। मतलब आपको कैपेसिटेंस निकालनी है बट अब उनके बीच में एक प्लेट है। सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसको भूल जाओ अभी के लिए, इसको भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिनके बीच में डिस्टेंस दी है, इनका एरिया ए है दोनों प्लेट्स का, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ पे होता है, नेगेटिव क्यू यहाँ पे आ चुका है बेटा जी। कितना आ चुका है, नेगेटिव क्यू। ओके, अभी ये खाली है, तो खाली जब है इनके बीच में जो फील्ड है वो ई नॉट से हम शो कर रहे होंगे। जब भी आप लोग कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखते हो उसकी कैपेसिटेंस तो आपने निकाल लिया ना, सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी होता है, तो वो हमने पहले से लिख ली। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हो। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं तो इसने ये बोला नहीं है कि पूरे को इसमें फिल कर दो या कुछ भी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं उसकी थिकनेस टी हम लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे टी माइनस जो डी जगह है, नहीं डी माइनस टी जगह जो है वो खाली है, तो इसके बीच में से कितना फील्ड अब जा रहा होगा। देखो यार, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर है तो उसमें क्या होगा कि पोलराइजेशन होगा चार्जेस का, ऐसे फील्ड जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो अंदर एक फील्ड बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। बाहर वाला फील्ड ऐसे है, अंदर वाला ऐसे है, तो इसके अंदर से जाने वाला जो नेट फील्ड है वो ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा। बोलो, क्योंकि देखो बाहर से फील्ड ऐसे चल रहा है, उसके अंदर फील्ड ऐसे जनरेट हो गया, तो उसके अंदर से फील्ड जो जा रहा है वो ई नॉट माइनस ई आई ही होगा। चलो जी, तो वो ई नॉट माइनस ई आई होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आगे जाके बात करेंगे। अब आप लोगों को लिखना है वी। वी लिखने का तरीका होता है ई इंटू में डी करके, है ना। तो देखो भाई, वी इज इक्वल टू ई यहाँ पे कितना भाई, ई नॉट कितनी जगह में है, डी माइनस टी जगह में है, प्लस बीच में कितना है, बीच में कितना है, ई नॉट माइनस ई आई है, ये है, और जगह कितनी है, वो टी है। अब देखो ये जो ई नॉट माइनस ई आई ना, इसको हम ऐसे कभी नहीं यूज़ करते। इन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोल देते हैं कि ई नॉट किसी नंबर से घट गया है। ये जो के होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी अपॉन में के मतलब ई नॉट बाई में के, क्योंकि ई नॉट में से कुछ वैल्यू अगर घट रही है उसका मतलब यही तो है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, या डिवाइड कर दो यार, जो के हमने लिया वो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ई नॉट दोनों में कॉमन है, ई नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई में के। ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू है जब प्लेट्स के बीच में कोई मतलब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उस टाइम की बात कर रहे हैं ई नॉट। तो ई नॉट कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। अब सिग्मा कितना है सर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ, दो क्यों नहीं आया नीचे भाई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, बीच में तो फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो यही बनेगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होगा, क्यू अपॉन में ए। क्यू क्या है, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज, ए जो है उनका एरिया है, तो क्यू अपॉन में ए लिख दिया, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये बन गया क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि क्यू बाई में वी जो होता है वो सी होता है, तो यहाँ से हम रिलेशन बना लेंगे, ये वी को यहाँ भेज देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा क्यू बाई में वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई में के। तो ये एक हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और वही बात इन्होंने बोली थी कि कैपेसिटेंस के लिए निकाल दो भाई साहब। ठीक है, चलो अब इसके अलग अलग केस हैं, वो बोल सकता है कि इसको पूरे के लिए निकालो, या कंडक्टिंग प्लेट अगर हम रख दें, अगर वो पूरे के लिए बात करेगा तो डी और टी को बराबर कर देना, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे डी कर देना, कट जाएगा, यहाँ पे भी डी कर देना, तो ऊपर चला जाएगा के, वो अलग बात है, मतलब केस है वो तो समझने की बात है बस। ठीक है, अगर वो कंडक्टिंग प्लेट की बात करेगा तो के को इन्फिनिटी रख देना।
चलो तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है यार, सेकंड पार्ट है कि ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। देखो यार होलो है, मेटेलिक स्फेयर है, तो मेटेलिक स्फेयर है तो भाई सारा चार्ज बाहर की तरफ क्या हो रहा है, मतलब मेटल की बात करेगी कंडक्टिंग बॉडी की, तो सारा चार्ज जो है वो कहाँ पे चला गया है, पूरे उसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ओके, उसके सरफेस पे। ओके, आगे बोला है कि रेडियस 0.2 मीटर है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस। देखो यार होलो कंडक्टिंग या होलो मेटेलिक स्फेयर आपने लिया है, चार्ज उसके सरफेस पे, तो हम कंसंट्रेटेड मानते हैं उसके सेंटर पे, है ना, क्या मान लेते हैं कि उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम सिंपल से जो है वी निकालने के लिए के क्यू बाई आर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, पोटेंशियल निकालने के लिए वही करेंगे। के की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 6 माइक्रो, मतलब 6 इंटू 10⁻⁶, और आर की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर। 0.2 का 10 ऊपर लगा दो, ये इसको कट करेगा तो 27, साथ में ये आ गया 9 माइनस 6, तो कितना बनेगा 270 इंटू 10⁻3, 270, और साथ में 10⁻³ वोल्ट आ गया है। ओके, अब इसके बाद वो बोला कि एट द सेंटर, तो भैया सारा चार्ज कहाँ है, उसके स्फेयर पे है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है सरफेस से लेके सेंटर तक सेम रहने वाला, तो फर्स्ट की तरह ही हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर। ओके, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा जी। नेक्स्ट है 2020 में क्वेश्चन आया है, ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, मतलब वो इसको ऐसे भी प्लेस कर सकता था, बट आप एक समझ लो उससे सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 2 वेज। फर्स्ट केस इट इज़ फिल्ड विद ए स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब 2 केस यहाँ पे दिए गए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पहले में क्या है कि जो स्लैब है वो पूरे के अंदर फिल कर दी गई है, डिस्टेंस कितना इनके बीच का डी है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ओके, इन सेकंड केस इट इज़ फिल्ड विद 2 स्लैब इक्वल थिकनेस के हैं, मतलब d/2 होंगे, एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 एंड k2 रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन 2 केसेस, मतलब यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो सेम होने वाली है। ओके, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन k1 एंड k2। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्या करेंगे यार, सबसे पहले पहला केस देखते हैं। पहले केस में अगर हम देखें ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, नहीं सर, क्योंकि डायलेक्ट्रिक इन्होंने रख दिया तो K यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, K आ जाएगा। अब ये सही है पहले केस के लिए। अब दूसरे में इसने क्या किया कि 2 डायलेक्ट्रिक यहाँ पे रख दिए हैं। सबसे पहली बात, ये डायलेक्ट्रिक जब रख दिए हैं तो उसके बाद कैपेसिटर बन जाते हैं, ये 2 कैपेसिटर बनेंगे। देखो ऐसे और ऐसे 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, क्या ये सीरीज़ में है या पैरेलल में। देखो अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज V लगाऊंगा तो आप देखो वो इसके लिए और इसके लिए अलग रह सकती है, दोनों के लिए सेम नहीं है ना, कुछ इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। मान लो ये डायलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं, ऐसे लगे होते, और यहाँ पे अगर आप V लगा देते तो इन दोनों के लिए V सेम था, तो उसको आप पैरेलल बोलते। अभी के लिए हम बोलेंगे कि ये सीरीज़ का केस है। तो हम सबसे पहले मान लो एक को लिखते हैं, पहले C1 की कैपेसिटेंस लिखते हैं जो कि लिखी जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय में D/2, 2 चला गया ऊपर बेटा जी, ठीक है। सिमिलरली C2 लिखेंगे, वो क्या होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय में D/2, 2 चला गया ऊपर। दोनों कैसे हैं यार, सीरीज़ में। सीरीज़ में कैसे सोल्व करते हैं, रजिस्टर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, बट कैपेसिटर वालों को पैरेलल वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। मतलब ये लिखे जाएंगे, अगर मैं इनको निकालूँ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बाय में C1 प्लस C2, नहीं हमने कुछ गड़बड़ करी है, ऐसे होता है ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/ में C2, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना भाई C1 C2, और यहाँ पे C2 प्लस C1। अच्छा वही तरीका यार, सर फॉर्मूला भूल गए क्या, कोई बात नहीं, हो जाता कई बार, तो ये फॉर्मूला लगने वाला है बस। C इक्विवेलेंट क्या है, C इक्विवेलेंट इसने खुद बोला क्वेश्चन में कि सेम जो है दोनों के इसमें कैपेसिटेंस टोटल वाली सेम है, तो ये इसी के बराबर है। तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई में D, और इधर वाली आप बना के लिख लो कितनी बनेगी, ये हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई में D इंटू में 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई में D, नीचे है जोड़ दो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई में D प्लस में 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई में D हो गया बेटा, ठीक है। तो बस इसको जोड़ो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना भाई, यहाँ पे बन जाएगा एक तरीके से आप लोग पहले क्या करो, पहले आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लो यार, क्या ही करोगे सॉल्व,
नीचे क्या चीज़ कॉमन है, नीचे 2 भी कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। तो ऊपर हो गया 2 हो गया 4, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। नीचे हो गया 2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, ए बाहर, डी बाहर, अंदर रह गया K1 प्लस में K2, ये रह गया। ठीक है, तो यार 2 से इसको कट कर दो, और एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट, ए से ये कट कर दो, डी से ये डी कट कर दो। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी आप लोगों के क्या पास क्या बचा, भाई 2K1 K2, बाय में बच गया कितना, डी, और साथ में एप्सिलॉन नॉट ए, ये बचा है, और यहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी बच गया है। नीचे क्या था, K1 प्लस K2 बच गया है। ठीक है, यही है। अब डी से डी यहाँ से कट हो रहा है, और एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट हो रहा है, ए से ये कट हो रहा है, तो आपके पास आ गया K की वैल्यू कितनी, 2K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2। ठीक है, 2K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2, 2K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2। इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे रख देता तो पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम होता, तो आप उसको पैरेलल के हिसाब से सॉल्व करते, तो डायरेक्ट ऐड कर देते। डायरेक्ट क्या कर देते बेटा जी, ऐड कर देते। चलो, ये क्वेश्चन 2020 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया आप लोगों को, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स separated by an insulator. The 2 conductors have equal and opposite charge with a potential difference between them. The capacitance of capacitor depend on the geometrical configuration, shape, size and separation. ये सारी बात सही है of the system, and also on the nature of insulator separating the 2 conductors. Okay, they are used to store charges like resistor, capacitor can be arranged in series and parallel combination of both to obtain desired value of capacitance. क्या बोला गया भाई, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। द 2 कंडक्टर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद द पोटेंशियल डिफरेंस वी, या कुछ भी बोल सकते हो, बिटवीन देम। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी होता है। ठीक है, तो भाई बोला क्या गया है, आगे पूछ क्या रहा है। अच्छा, आगे तो मतलब ये पूरी कहानी सुना दी है, अब आगे कुछ पॉइंट्स बोल रहा है। पहला पॉइंट है यार, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इन द गिवन डायग्राम। ये है ए, ये है बी, आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। देखो यार, यहाँ से कुछ ऐसा कनेक्शन है, यहाँ कुछ ऐसा कनेक्शन है, फिर ये यहाँ से कुछ ऐसा और ये ऐसे, मतलब सीरीज पैरेलल कुछ पता नहीं लग रहा। तो इसको आपको लोग क्या करो कि दोबारा से रीअरेंज करो, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के लिए अपना इसको हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बना के देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज में पता ना कुछ ऐसी बनती हैं अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट बना के देखो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया यार, नेमिंग कर लेंगे हम, कुछ भी आप लोग नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि ए बी, इसको हमने सी लिख दिया, इसको हमने डी लिख दिया, कुछ ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, मान लो इसको मैंने सी लिख दिया, इसको मैंने डी लिख दिया है, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये ए लिखा, ये बी लिखा। जहाँ पे कनेक्शन हैं, जिनके बीच में पूछा उसको आमने सामने लिख लो, ए बी। जो सी और डी है उनको लिख दिया सी और डी। तो देखो यार, ये ए है, ए से आगे कैपेसिटर लगा हुआ कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। तो ए से ए कैपेसिटर लगा हुआ कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको डी माना, इसको सी माना है ना। फिर उसके बाद क्या है, ध्यान से देखना, डी और बी के बीच में भी कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में भी कैपेसिटर है। फिर उसके बाद क्या है, ये सी और डी है, सी और डी के बीच में भी कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, सी मतलब ए और ये सी, इनके बीच में भी कैपेसिटर है, तो ये भी बन गया। और सी और बी के बीच में भी है, सी कहाँ है, सी ये रहा, बी कहाँ है भाई मेरा, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे जा रहे, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, ये बी पे ही गया हुआ है और ये ए पे गया, तो ये ए और ये बी के बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया है। अब ये आसान हो चुका है। सबसे पहली बात देखो, ये सी, ये सी, ये सी, ये दोनों सी हैं, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस है, तो इसको कट कर दो। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो ये दोनों सीरीज में हो, ये दोनों सीरीज में हो, जो दोनों सीरीज में हो उसको आप लोग सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे यार, देखो ये दोनों सीरीज में है, कैसे सोल्व करेंगे, सी इंटू सी अपॉन में सी प्लस सी, तो ये बन गया सी स्क्वायर अपॉन में 2c, ये इससे कट तो c/2 आ गया। तो इसकी वैल्यू c/2, इसकी वैल्यू c/2, ये अपने आप में पैरेलल है, तो c/2 प्लस c/2 को ऐड कर दो,
कितना बनेगा 2C/2, तो ये इससे कट हो गया तो टोटल कैपेसिटेंस होगी C। अब लास्ट में ये भी तो पैरेलल में ही है भाई, इनके बीच की जो कैपेसिटेंस है टोटल वो बन चुकी है C। अब ये पैरेलल में ही तो है, तो C और C पैरेलल में तो 2C होगी। इस तरीके से आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। मतलब जब भी ऐसा डायग्राम दिखे तो आप उसको पहले मॉडिफाई करो उसकी अरेंजमेंट को, मतलब डायग्राम दोबारा बनाओ, या फिर आप बोल सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह उसका डायग्राम बना लो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें बैलेंस का तरीका हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया बेटा, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज, एक्सप्लेन। भाई ये बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैसे हो जाता है। सिंपल सा है यार, जब भी आप लोग क्या करते हो, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो, है ना, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलराइजेशन होता है चार्जेस का। पोलराइजेशन इस तरीके से होता है कि चार्जेस का जो पोलराइजेशन होगा वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाता है। दैट्स वाई क्या हो रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है। बैलेंस नहीं होता तो इसलिए घट जाता है, इसलिए घट जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि दो प्लेट्स आपने ली हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी प्लेट मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या बोल सकते हो आप, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यों, दोनों की डायरेक्शन सेम दिशा में है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को अगर ऐड करें तो यही बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो बेटा जी क्या होने वाला है। अब सिंपल सा फंडा है भाई, आपने पहले वैक्यूम रखा हुआ था तो उसके केस में म्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो रही थी, बट अब उसकी वैल्यू को हम रख देंगे म्यू एप्सिलॉन आर बोलो या फिर के बोलो, उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि मीडियम आ गया है, तो इसलिए उसकी वैल्यू आ गई भाई साहब। तो ये तो कौन है, ये पहले वाला फील्ड है, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है, मतलब कम हो रहा है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है इस तरीके से। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक कैपेसिटर है ए जिसकी कैपेसिटेंस सी है, हैविंग चार्ज क्यू है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर बी। मतलब एक कैपेसिटर ए है, एक कैपेसिटर बी है, ए जो है उसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू है, उसका एरिया, उसकी कैपेसिटेंस सी है, और उसको कनेक्ट कर दिया गया दूसरे कैपेसिटर बी से जिसकी कैपेसिटेंस 2C है। ओके, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ओके भाई, एक कैपेसिटर है सी, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है क्यू, दूसरा कैपेसिटर है 2C, दोनों को ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है। पहला जो कैपेसिटर है, पहला जो कैपेसिटर भाई जो ए कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी है, उस पर चार्ज कितना है क्यू है, बी वाले की कैपेसिटेंस सी है, अब उस पर चार्ज तो नहीं पता, बोल देंगे कि उस पर चार्ज 0 है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल अभी के लिए तो 0 है। मतलब पैरेलल में कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब ये अलग अलग पड़े हैं, मान लो ये ए कैपेसिटर है तो इस टाइम पे सारी कंडीशन हमें पता है, बी वाला जो है वो भी पता है हमें, उसके ऊपर पोटेंशियल अभी 0 है, लेकिन जब उन्हें कनेक्ट कर दिया गया है तो चार्जेस का फ्लो होगा ए से बी की तरफ, तब तक होगा जब तक वो कॉमन पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाते। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भाई, C1 V1 प्लस C2 नीचे C1 प्लस में C2, ठीक है। V1 कितना है वो बता दिया है भाई, V1 का मतलब है पहले कैपेसिटर ए के ऊपर। सर हमें तो उसकी कैपेसिटी पता है, हमें तो उसका चार्ज पता है, तो भाई पोटेंशियल V मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, V1 मान लो या A मान लो, तो वहाँ की पोटेंशियल कितनी हो गई, C बाय में Q हो गई। कुछ गड़बड़, सॉरी, C इज इक्वल टू Q बाय में V होता है ना, तो VA अगर मैं निकालूंगा तो Q बाय में C होगा, तो इसलिए V1 की जगह हमने Q बाय में C कर दिया। उसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 2C है, पोटेंशियल कितना है 0 है, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3C। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को बोला था अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो पोटेंशियल कॉमन वाला था वही हम निकाल लेंगे बस। तो बस इसको सॉल्व करना भाई, ये तो पोर्शन 0 हो रहा है, बाकी बचा हुआ क्या है, ये बन गया QC, C से C कट गया, Q बाय में 3C होगा, बस बात खत्म हुई भाई। सिंपल सा है, एक ए है उसके बारे में चार्ज भी पता है, उसके बारे में कैपेसिटी भी पता है, ठीक है, हम उसका V निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, अनचार्ज है, तो उसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। अब हम जब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों मतलब चार्ज चलेगा दूसरे में चला जाएगा,
तब तक चलेगा जब तक उनकी पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाती, मतलब एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। उस कॉमन पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला ये है, और उसमें हमें पता है कि V2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो ही तो दे रखी है, तो जीरो ही होगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर ए। अब कॉमन सी बात है, जब उनको कनेक्ट किया गया तो चार्ज जा रहा है, तो कितना चार्ज गया है भाई वो हमें देखना होगा। तो कितना चार्ज भाई, उसके ऊपर तो चार्ज पहले से कितना था, Q था, तो उस Q को हम कैसे लिख सकते हैं, CV से लिख सकते हैं भाई। पहले के ऊपर जो कैपेसिटर, पहला जो कैपेसिटर है हमारा ए वाला जो कैपेसिटर, उसके ऊपर चार्ज कितना था, CV, मतलब इसको हमने नाम Q तो दिया हुआ था, उसने वैल्यू पहले से बता रखी थी। ठीक है सर, ये इतनी बात बिल्कुल सही है। अब हम मान लेते हैं कि चार्ज गया है, तो पहले वाले के ऊपर जो चार्ज है वो कुछ और बन गया है। वो कुछ और क्या बनेगा भाई, उसकी जो कैपेसिटी है, अब नई पोटेंशियल जो होगी वो आ जाएगी ना। यहाँ पे नई पोटेंशियल कितनी निकाली है तुमने, नई पोटेंशियल तो तुम्हारे सामने है, Q/3C है। ये इससे कट तो Q/3 हो गया, तो Q/3 हो गया। ये वो चार्ज है जो ट्रांसफर हुआ है। टोटल चार्ज कितना बचा भाई, उस पर चार्ज Q था, Q-3 चला गया, तो बचा चार्ज ये 2Q/3 चार्ज वहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो भाई। सिंपल सा फंडा है, चार्ज जा रहा है, आपको पता है कि चार्ज दिया हुआ है Q, उसको लिख सकते हो आप C इंटू में VA। अब जब वो ट्रांसफर कर चुका है तो VA की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमन पोटेंशियल यूज़ करेंगे ना। तो वो कॉमन पोटेंशियल हमने यूज़ कर ली, और उससे वो चार्ज पता लग गया जो चार्ज वहाँ से ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2015 का क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 इन द सर्किट शोन इन फिगर, गिवन पोटेंशियल एट A इज 90। यहाँ पे 90 है और इधर वाला ग्राउंड है तो 0 है। सबकी कैपेसिटेंस तुम्हें दे रखी है, तुम्हें बोला क्या गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है C2 के अंदर। अच्छा, अगर देखो ध्यान से, इस पूरे के अंदर जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज में है ना भाई, चार्ज सेम रहने वाला। अच्छा, C2 अगर मैं देखूं, C2 क्या होगा, वो होगा Q/V। अब चार्ज हमें निकालना ही पड़ेगा, टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस निकालनी होगी, और टोटल वोल्टेज तो हमें पता ही है। तो पहला काम है कि पहले हम टोटल कैपेसिटेंस निकालें। सीरीज में है तो क्या करेंगे भाई, सीरीज में तो क्या करेंगे, या तो आप इस फॉर्मूले से यूज़ कर लो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये वाला यूज़ करो, और फिर यहाँ पे C1 C2 C3 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन में क्या करना पड़ेगा भाई, अपॉन में क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखो। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी यहाँ पे, ऊपर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सबको, नीचे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, क्योंकि हम 1/C इक्विवेलेंट लिख रहे थे, और एलसीएम लेके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सीधा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। जैसे ही करेंगे हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है C2 के ऊपर, क्योंकि सीरीज में है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब V2 अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा भाई, चार्ज होता है CV से, V निकलेगा Q/C से, बट C2 जो हमारा सेकंड वाला दे रखा है उसके ऊपर चार्ज कैसे निकलेगा। अरे वो तो सीरीज में, तो जो चार्ज हमने टोटल निकाला वही तो चार्ज है, तो बस वही चार्ज लिखेंगे 60/9 इंटू 10-6, नीचे लिखेंगे उसकी कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2 की 30 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, 10-6 लिखेंगे, 10-6 से 10-6, 30 से ये कट गया, तो 2/9 आना चाहिए, 2/9 आना चाहिए। 2/9 आया क्या, नहीं कुछ दिक्कत है, 2/9 क्यों नहीं आया, एक मिनट रुको पहले। अच्छा, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अभी हमने टोटल चार्ज तो निकाला ही नहीं, हमने टोटल चार्ज निकाला ही नहीं। हमने बोला क्या है भाई, हमने बोला कि अगर मुझे V2 चाहिए, अगर मुझे V2 चाहिए तो मैं V2 को कैसे लिख पाऊँगा, चार्ज Q2 का, नीचे उसका C2। अब चार्ज कौन है Q2, जो टोटल चार्ज है, क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में कैसे निकालेंगे चार्ज, CV से, CV मतलब C इक्विवेलेंट और टोटल वोल्टेज। C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है 60/9 इंटू में V कितना है भाई, यहाँ का 0 है, यहाँ का 90, तो 90 - 0 90 बच गया, यहाँ पे 90 आ गया ऐसे। तो पहले तो हमने चार्ज निकाला 600 माइक्रो कूलम से, अब इसको यहाँ पे रख दिया, कैपेसिटी इसकी ऑलरेडी पता है, तो V2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसके किसकी वैल्यू बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब एनर्जी स्टोर्ड बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा,
हाफ सी वी स्क्वेयर होगा। सी हमें ऑलरेडी पता है, उसका दे रखा है। वी हमने अभी निकाला है, वी हमने अभी निकाला, ये निकाल लिया बेटा, तो हम वी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस C2 का, तो ही हमारी एनर्जी निकलेगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, हाफ लिखेंगे, C2 की वैल्यू लिखेंगे, V2 जो ऑलरेडी निकाल लिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻3। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना सभी। ठीक है, चलो 2023 में क्वेश्चन आया बेटा, क्या कहता है 2023 का ये क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है V। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अनचार्ज कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज कनेक्टेड अक्रॉस ए, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन A एंड B। ओके, सबसे पहली बात देखो क्या कर रहा है कि जो कैपेसिटर A है उसकी कैपेसिटेंस C है, उसको पहले बैटरी से कनेक्ट किया गया, उसको अब बैटरी से हटा दिया गया है, अब उसको जोड़ा गया एक अनचार्ज कैपेसिटर से जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2C है बेटा जी। अब A से जो चार्ज है भाई, अब जैसे A से बैटरी हटाई तो उसके ऊपर जो भी चार्ज था अभी तक तो वो कांस्टेंट था, बट जैसे ही B के साथ कनेक्ट किया तो A से चार्ज B में जाना शुरू हो गया। A से चार्ज कहाँ जाना शुरू हो गया बेटा जी, B में जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो जैसे ही जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, जब तक वो कॉमन पोटेंशियल तक नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक वो कॉमन पोटेंशियल तक नहीं आ जाते बेटा जी। तो अभी इन्होंने बोला कि आपको फाइनल चार्ज निकालना है, A के ऊपर कितना बच गया और B पे कितना आ गया है, क्योंकि पहले जो भी चार्ज था उसमें सब चार्ज घट के B में चला गया है। तो A पे कितना चार्ज बचा और B में कितना चार्ज बचा, उनका रेशियो निकाल दो। सिंपल सा फंडा समझते हैं कि जो हमारे पास टोटल चार्ज था वो A के ऊपर था, अब उसमें से चार्ज कुछ चार्ज चला गया भाई किसके ऊपर, A के ऊपर, प्लस में कुछ चार्ज चला गया किसके ऊपर, B के ऊपर। स्टार्टिंग में उसको कितनी वोल्टेज से चार्ज किया गया, उसको स्टार्टिंग में V वोल्टेज से चार्ज किया गया, तो टोटल चार्ज स्टार्टिंग में कितना हुआ, उसकी जो कैपेसिटी थी कितनी थी कैपेसिटी C भाई, और उसको कितनी से चार्ज किया गया था V से। ओके, अब उसकी कैपेसिटी तो हमें अभी भी पता है, A की कैपेसिटी तो अभी भी पता है, बट उसके ऊपर पोटेंशियल अब कितना हो गया होगा हमें नहीं पता, तो उसको हमने V1 लिख दिया, प्लस में सेकंड वाले की कैपेसिटी पता है, पोटेंशियल हमें नहीं पता। ये नहीं पता वाला जो सीन है ये क्या है, अब ये कॉमन पोटेंशियल लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं बेटा जी, कॉमन पोटेंशियल लिख रहे हैं। जब चार्ज लिख रहे हो तो कॉमन पोटेंशियल इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया CV C1 CV1 प्लस 2CV1, तो ये बन जाएगा 3C1, तो C से C कैंसिल कर दो, तो हमारे पास जो V1 आ गया वो V/3 आ गया है, V1 आ गया वो V/3 आ गया। आप कॉमन पोटेंशियल इस तरीके से भी लिख सकते हो, V1 इज इक्वल टू कितना था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले हमें कैपेसिटी पता है C है, उसकी पोटेंशियल V है, प्लस में कैपेसिटी 2C है, उसकी पोटेंशियल स्टार्टिंग में 0 थी, नीचे C1 प्लस C2 इज 3C हो गया, तो अब ये 0 हो जाएगा, इसको इससे कट कर दो C से, तो V/3। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप लोगों की मर्जी, आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हो। तो कॉमन पोटेंशियल मेरे पास आ गया है। अब वो बोला चार्जेस निकालने आप लोगों को, क्या निकालने चार्जेस, तो QA' निकालना है, उसकी कैपेसिटी तो पता है भाई, अब उस पर पोटेंशियल कितना हो गया, जो उसका नया पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल वो V/3 है, तो चार्ज की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, QB' की वैल्यू हो जाएगी। QB' के लिए कैपेसिटी पता है, कॉमन पोटेंशियल पता है, दोनों का रेशियो कर देंगे, तो 1/2 आ जाएगा। देखो CV/3, यहाँ पे 2CV/3, 3 चला गया ऊपर, ये से कट, V से V, C से C, तो 1/2 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, 2023 के ही सेकंड पार्ट है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली, मतलब अब जो भी चार्ज आ चुका है वो, जो भी पोटेंशियल हो चुका है वो, मतलब जब कनेक्शन कर दिया था उसके बाद A और B में जो भी एनर्जी स्टोर्ड हुई वो टोटल अपॉन में क्या करेंगे, A में जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी। तो सबसे पहले A की जो स्टार्टिंग वाली एनर्जी इनिशियली वाली वही निकाल लेते हैं भाई, उसके अंदर एनर्जी क्या स्टोर थी, उसकी कैपेसिटी हमें पता है, उसकी पोटेंशियल हमें पता है, तो आप सीधा एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब आपको पता है कि यार हमें जो फाइनल एनर्जी निकालनी है तो वो किस तरीके से है, जो A की नई एनर्जी है प्लस B की जो नई एनर्जी उन्हीं का तो सम है वो, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाफ CV² से लिखेंगे। कॉमन पोटेंशियल अब कितना है भाई, V/3 है, देखो ना कॉमन पोटेंशियल कितना है, V/3,
तो ए की कैपेसिटेंस ऑलरेडी पता है कि सी है, तो हाफ सी वी बाई में 3 का स्क्वायर, जो भी सॉल्यूशन करेंगे हम 3 होगा 9 इसके साथ मल्टीप्लाई 18 बनेगा, तो 1/18 सी वी स्क्वायर हो गया। फिर बी की बात करते हैं। अब बी की कैपेसिटी कितनी थी 2C कॉमन पोटेंशियल कितना है वी बाई में 3, तो वी स्क्वायर बाई में 3 का 9, तो 9 हो गया 18। ठीक है, ऊपर 2 है उसको कट करना चाहते हो कट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा लिख दो ये। ठीक है, मतलब अगर आप इसको पहले से कट कर दो तो ये कॉमन सी बात है कि 9 ही बनेगा, तो 9 आंसर आ गया 1/9 सी वी स्क्वायर। बट इनका टोटल करना है, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली ए और बी में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी हम जोड़ेंगे पहले ये और ये, तो हमारे पास टोटल आएगी, और इसको फिर डिवाइड करेंगे ए में जो सबसे पहले थी कनेक्शन से पहले जो एनर्जी स्टोर्ड थी, तो वो हो गई, वो कितनी हो गई बेटा जी 1/3 हो गई है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे को भाई क्यों नोट्स बना के लिखा गया, क्योंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, अगर एक एक न्यूमेरिकल करेंगे 20-20 मिनट लगेगा, तो इसलिए भाई साहब जल्दी से सारी चीज़ समझ में भी आ जाए और नोट्स भी आप लोगों को बढ़िया वाले मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट है किसी एक 50 वोल्ट बैटरी से, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अरे भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वेयर हो जाता है, हाफ सी की वैल्यू कितनी है भाई 12 पिको इज 10-12, और वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो गई 50 × 50। ठीक है, ये इसको कट कर दो तो ये बन गया 2 जीरो इसके साथ कट कर दो यार, तो ये बन जाएगा 6 × 25 इंटू में 10⁻⁻10। ओके, अब ये बन जाएगा 150 इंटू में 10 - मतलब ये हो गया 15 × 10⁻⁻9 जूल। ये यू की वैल्यू है, एक बार चेक कर लेते हैं यू की वैल्यू, ये आगे देखो 15 × 10⁻⁻9 जूल है, आप इसको 1.5 × 10⁻⁻8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये क्या बोल रहा है कि इफ़ अनदर कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 6 पिकोफैराड है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, मतलब जो हमारा पहले कैपेसिटर है 12 पिकोफैराड का, उसकी सीरीज में अगर हम एक और जोड़ दें 6 पिकोफैराड विद द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, सेम बैटरी से 50 वोल्ट वाली बैटरी से ही। ठीक है भाई, 50 वोल्ट वाली बैटरी से ही। फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड तो मतलब वही है ना जो टोटल चार्ज है, तो भाई क्यू कैसे निकालेंगे, सी इंटू टोटल वी, है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी है सीरीज में, पहले कैपेसिटेंस निकाल लो। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 12 × 6 अपॉन में 12 + 6 तो 72, नीचे 18, इसको कट करेंगे तो 4 पिको फैराड आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ गई 4 पिको फैराड, वी कितना है 50, तो ये 200 पिको फैराड आना चाहिए कॉमन चार्ज। ठीक है, इसने कॉमन चार्ज पूछा, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। 200 पिको फैराड कॉमन, दोनों के ऊपर बोल रहा है, तो सीरीज में ना भाई जो टोटल होगा वही सब चलेगा ना, सीरीज में तो टोटल करंट सेम होता है वैसे तो, बट चार्ज है मतलब कैपेसिटर है तो उसके केस में चार्ज देख रहे होते हैं। तो 200 पिको फैराड आ गया। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर की वोल्टेज बताओ, V1 बताओ और यहाँ पे V2 बताओ। तो V1 कैसे निकाले, देखो Q क्या है CV है, तो V अगर निकालूंगा तो वो Q बाय में C1 होगा, V2 अगर निकालूंगा तो वो Q बाय में C2 होगा। Q तो दोनों में सेम ही है ना, मतलब 200 पिको फैराड को डिवाइड करना है उनकी कैपेसिटीज से। ठीक है, तो एक बार में 200 को डिवाइड करेंगे उसकी एक वाली कैपेसिटी से, फिर दूसरे को दूसरी की कैपेसिटी से, तो यहाँ पे वोल्टेजेस आ गई। इस तरीके से भाई सब काम करना है, इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट विद स्विच एस क्लोज्ड। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है कि स्विच को क्लोज कर दिया गया है और ए और बी कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब स्विच को अब खोल दिया गया है, मतलब इसका कनेक्शन हट गया। ओके, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब प्लेट्स के बीच की जो जगह है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इनिशियली क्या करा है भाई, स्विच को क्लोज कर दिया गया, कोई भी प्लेट इसके अंदर अभी नहीं है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे होगी भाई, एक की एनर्जी अगर हम देखें तो वो हाफ CV स्क्वायर होती है,
ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, दोनों एक V वोल्ट से लगे हुए हैं, दोनों के क्रॉस V सेम रहने वाला, तो इसका मतलब इनकी जो एनर्जी हम निकाल सकते हैं तो 2 टाइम्स कर सकते हैं इसका 2 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब एनर्जी जो वो CV² आ रही है। ठीक है, अब ये इसको तो डिस्कनेक्ट कर रहा है, जैसे ये डिस्कनेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्लैब्स के अंदर इसका कनेक्शन तो एक तरीके से कट कर दे रहा है, इसका कनेक्शन तो एक तरीके से कट कर दे रहा है, और डाइलेक्ट्रिक को भाई साहब क्या कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक को वो इंसर्ट करा रहा है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं कैपेसिटेंस अपने आप में इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटर की मतलब नहीं हो जाती है, KC0 हो जाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब आगे देखो, व्हेन द स्विच एस इज ओपन बी गेट डिस्कनेक्टेड, बी डिस्कनेक्ट हो गया, कहाँ से, बैटरी से। कैपेसिटर बी जो है वो क्या है, आइसोलेट हो चुका है, अलग हो चुका है, अब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा गया है। ठीक है, और भाई वो आइसोलेट हो गया तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ए जो है भाई साहब, ए जो है वो बैटरी से कनेक्टेड ही है, तो बैटरी का पोटेंशियल सेम रह रहा है, इसका चार्ज सेम रह रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाता है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होनी ही होनी है। हालांकि बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया क्या ही दिक्कत है, तो आप लिखोगे हाफ CV²। बट ध्यान से देखो यार, बैटरी से तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो बैटरी का केस ना लिखो, V आप बोल नहीं सकते कि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको चार्ज की फॉर्म में लिखो, तो चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे हाफ Q² में C। बट अब डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है तो C नहीं होगा, वो KC होगा, तो Q² में 2KC हो गया। पहले वाले का क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि हाफ CV² लिखेंगे, हाफ CV² लिखेंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक उसमें भी डला है तो K टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक कैपेसिटर की एनर्जी आ गई है बी की, जो अलग हो चुका है, और जो कनेक्टेड है बैटरी से उसकी एनर्जी है। अब टोटल कर लो इनको, दोनों को फाइनल कर लो, दोनों को फाइनल करके लिखो और पहले वाली से डिवाइड कर दो भाई साहब, पहले वाली से डिवाइड कर दो। जैसे करोगे तो रिलेशन आ जाएगा जो कि 2K में K² + 1 बनने वाला है। बताओ क्या मुश्किल था इसके अंदर? भाई बैटरी आपने क्या किया, पहले दोनों को जोड़ रखा है, दोनों को जोड़ रखा है तो दोनों की कैपेसिटेंस उसने सेम ही बोली है, क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा है, दोनों के क्रॉस V भी सेम है, तो दोनों की आप फाइनल इनिशियल एनर्जी लिख सकते हो हाफ CV² से, क्योंकि कैपेसिटी सेम है, V दोनों के क्रॉस सेम है। अब आपने क्या करा कि एक को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उसके क्रॉस जो है चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि वो आइसोलेट हो चुका है, बैटरी तो पहले वाले के साथ कनेक्टेड है ना। अब तो आप जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, डाइलेक्ट्रिक दोनों में रखा तो कैपेसिटी दोनों की इंक्रीज हुई है, ये तो सबको पता है। अब जैसे ही आप लोगों ने क्या किया है, जैसे ही आप लोगों ने क्या किया कि दूसरे को डिस्कनेक्ट कर दिया है, मतलब आइसोलेट हो चुका है वो, तो उसको Q² की फॉर्म में लिखो। किसकी फॉर्म में लिखो बेटा जी, Q² की फॉर्म में लिखो, और उसके हिसाब से हम अपना रेशियो फिर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल मेटल्स। पूरा एक क्वेश्चन है ये, पूरा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो कुछ भी नहीं है कि ये पैरेलल प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये फिर से एक प्लेट है और यहाँ पे V लगा दिया गया है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और एरिया जो प्लेट्स का A है, वही सारी बात यहाँ पे लिखी गई है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, वो भी सारा यहाँ पे बन गया है, और ये बता दिया गया है चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर जो है स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, 2023 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया। ये ए पार्ट में क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज फ्रॉम 10 माइक्रो टू 80 माइक्रो ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। भाई इससे आसान क्या होगा, मान लो सबसे पहले यहाँ पे आपने कोई भी प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो आप लिखोगे ऐसे फॉर्मूला, आपने बाद में प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, आपने बाद में प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब ये बन गया K∈A/d ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बना, तो एक पे क्या है कैपेसिटेंस कितनी है भाई, 80। ठीक है, एक की कितनी है, 80 है, दूसरे की कितनी है भाई, दूसरे की कितनी है, ध्यान से देखो, दूसरे की कितनी है, 10 माइक्रोफेराड है। मतलब आप लोग क्या करो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, मतलब आप C/C0 करो, ये बन जाएगा K∈A/d, यहाँ पे बन जाएगा ε0A/d, ये इधर से कट हो गया, इधर से कट हो गया, मतलब आप लोग C/C0 = K कर दो, तो मतलब 80 बाय में कितना 10, इससे कट, तो 8 आ रही है भाई वैल्यू किसकी, K की, 8 आ रही है भाई वैल्यू किसकी, K की। सिंपल है, क्या है चीज़ है, बिल्कुल सिंपल। चलो नेक्स्ट इसने क्या बोला बी पार्ट में, एन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे भैया तो सिंपल है, इस तरीके से लिखेंगे, क्या है दिक्कत है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला गया,
ए कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी, आफ्टर सम टाइम द बैटरी डिसकनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, हाउ। बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर सकते हो। मैंने फिर भी नोट्स बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखा था कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट ना हो, तो इस तरीके के मेरे ख्याल से 2 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, तो ये आप ऑलरेडी कर सकते हो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, चलो इसी का ही और पार्ट दे रखा है, सी दे रखा है, और में दे रखा, मतलब इसके सी के ही और में दे रखा, मतलब या तो आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी, मतलब इसकी कैपेसिटेंस भी सी है, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी और इसकी भी सी और ये भी सी। तो ये मॉडिफिकेशन है, जैसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। भाई मान लो अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर रखी है मैंने, ये ए है, ये एम है, देखो ए और एम एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से बी और ये वाला पॉइंट कुछ मानते तो वो एक ही बात होती है। ओके, तो हमने क्या किया, पहले लिखा एम, अच्छा यहाँ पे लिख ही लो, चलो ये एन है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये एम लिखा, जहाँ से कनेक्शन है, जहाँ तक कनेक्शन है उनको आमने सामने लिख लो, इसको आमने सामने लिखा, बाकी को इसको और कहाँ को भाई, इसको और इसको ऊपर और नीचे लिख लो, पी और एस को। बस उसके बाद क्या है, एम और पी के बीच में कैपेसिटर है, पी और एस के बीच में कैपेसिटर है, एस और बी के बीच में कैपेसिटर है। ठीक है, और एस और एम के बीच में कैपेसिटर है, ये कहाँ है एस, ये रहा एस, और एम के बीच में कैपेसिटर है। ठीक है, सारे बनी गए हैं, और पी और एन के बीच में कैपेसिटर है, पी और एन के बीच में, और ए और बी के बीच में भी है, जो कि ए और एम है, एन भी बी है, या बोलो एम हमारा पॉइंट ए है, या बोलो कि एन हमारा पॉइंट बी है, या बी बोलो कि हमारा एन है, एक ही बात है, तो उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी सब बैलेंस्ड है, मतलब ये पूरा जो ब्रिज बनाया ये पूरा बैलेंस्ड है, तो इसको कट कर दो। सी और सी को करेंगे सीरीज में तो C/2 बनेगा, नीचे वाली को करेंगे सी और सी को सीरीज में तो C/2 बनेगा, क्योंकि C1 C2 अपॉन में C1 + C2 करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, C बनेगा। फिर इसके साथ कैपेसिटेंस तो 2C आंसर आना चाहिए इसका, कितना 2C आंसर आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, हाउ विल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगी। देखो देखो ये सिंपल सा फंडा है, इन्होंने बोला है कि चार्जिंग करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और जो उनके बीच का स्पेस है उसको डबल कर दिया गया है। तो देखो यार, सी का फॉर्मूला होता है ε0 A/d, अगर डी को डबल कर दिया गया तो इसका मतलब कैपेसिटेंस घट गई ना, घट गई भाई, घट गई, डबल कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बी अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्टिफाई करो, वो तो भाई सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में ε0 प्लेट्स के बीच में, तो वो तो सेम ही रहने वाला है, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा 2021 कंपार्टमेंट में ये आया था। चलो, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, ओके, जिसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं। बहुत जल्द आपका 3rd चैप्टर आएगा बेटा जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो जितना हो सके अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।